हेलो एवरीवन, वेलकम टू अद्वैत एजुकेशन। माई सेल्फ उमेश साहू। तो जैसे कि आप थंबनेल में देख पा रहे होंगे कि आज मैं आपके लिए लेके आया हूं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, राइट। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का मैं एनालिसिस कराऊंगा, राइट। अभी तक मैं जो टॉपिक्स डिस्कस किया हूं, राइट, कोप्लेनर नॉन कंकरेंट फोर्स सिस्टम के ऊपर। इज दैट क्लियर? तो मैंने आपसे डिस्कस किया भैया मूवमेंट ऑफ फोर्स, राइट, मूवमेंट ऑफ कपल। समझ रहे हैं क्या बात को? एज वेल एज उसी को हम लोग क्या बोलते हैं बताइए? कपल और मूवमेंट ऑफ कपल, यदि हम मैग्नीट्यूड वाइज बात करें तो दोनों तो सेम होता है भैया, है ना। हमने ऑलरेडी प्रूफ करके रखे हुए हैं, बहुत बेसिक से पढ़े हैं इस टॉपिक को, राइट। इसके साथ ही साथ हमने फोर्स कपल सिस्टम, राइट, दिस इज वन ऑफ द वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, राइट। इसको भी हमने डिस्कस किए हुए हैं। तो इन टॉपिक्स के ऊपर हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का एनालिसिस करेंगे, राइट। और आज का ये जो लेक्चर होगा डियर, ये ना मॉड्यूल 2 का लास्ट लेक्चर होगा, राइट। तो मैं इन टॉपिक्स के ऊपर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का एनालिसिस कराऊंगा आपको। देन मैं कुछ बचे हुए टॉपिक्स का और डिस्कस करूंगा, दैट इज वैरिग्नन्स थ्योरम। दैट इज द वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, क्लियर है, और वेरी फंडामेंटल टॉपिक, राइट। ये काफी यूजफुल होने वाले हैं आपके आने वाले और भी जो चैप्टर्स हैं, लाइक है ना, सेंटर ऑफ ग्रेविटी, सेंट्रॉइड, सेंटर ऑफ मास, इस तरह के जब हम लोग बात करेंगे, राइट, तो ये जो वैरिग्नन्स थ्योरम है भैया काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। समझ पा रहे हैं क्या बात को? ओके। तो इसके स्टेटमेंट के ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चंस भी आते हैं आपके जेईई एग्जाम में, आपके ए एग्जाम में, तो बात करेंगे हम लोग, क्लियर है। बहुत अच्छे वे में डील करेंगे वैरिग्नन्स थ्योरम को, राइट। और एक प्रिंसिपल होता है डियर, राइट, दैट इज द प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट्स और लॉ ऑफ मूवमेंट्स। ओके, प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट्स को ही बोलते हैं लॉ ऑफ मूवमेंट्स, राइट। तो मोस्ट ऑफ दी है ना बुक्स में आप देखोगे कि ये जो वैरिग्नन्स थ्योरम है, राइट, इसी को प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट्स भी कह दिया जाता है। कई सारे ऐसे बुक में आपको देखने को मिलेगा, राइट, और इसी को लॉ ऑफ मूवमेंट्स भी कह दिया जाता है। लेकिन एक्चुअल में डियर ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि वैरिग्नन्स थ्योरम का जो स्टेटमेंट है दैट इज डिफरेंट एज कंपेयर टू प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट और लॉ ऑफ मूवमेंट्स। समझ पा रहे हैं क्या बात को? टोटली डिफरेंट होते हैं डियर, टोटली डिफरेंट होते हैं। और जिस तरह वैरिग्नन्स थ्योरम के स्टेटमेंट के ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं आपके जेईई एग्जाम में, आपके एई एग्जाम में, ठीक उसी तरह प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट्स और लॉ ऑफ मूवमेंट्स के ऊपर भी डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं इसके स्टेटमेंट के ऊपर। समझ पा रहे हैं क्या बात को? ओके। तो कई बार ऐसा होगा सिंस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होगा, हम लोग पेपर 1 का स्टडी कर रहे हैं ना, पेपर 1 का प्रिपरेशन कर रहे हैं, राइट। तो ऐसा होगा कई बार, राइट, कि आपके पास है ना वैरिग्नन्स थ्योरम का स्टेटमेंट गिवन रहेगा। समझ पा रहे हैं क्या बात को? क्वेश्चंस में और ऑप्शंस में रहेगा भैया क्या कि किसका स्टेटमेंट है, वैरिग्नन्स थ्योरम की प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट्स, किसका स्टेटमेंट है, राइट। तो फिर आप क्या करते हैं पता है, और ऑप्शन में ये भी रहेगा वैरिग्नन्स थ्योरम एंड प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट्स बोथ। समझ रहे हैं क्या बात को? तो आपका जवाब क्या होगा डियर पता है? कि आप कहीं बुक से ऐसा पढ़े होंगे, राइट, कि वैरिग्नन्स थ्योरम एंड प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट्स तो सेम होता है ना। तो ये तो सर बोथ ऑप्शन विल बी करेक्ट, ऐसे वाला ऑप्शन ना करेक्ट होगा। लेकिन ऐसा नहीं है डियर, ऐसा नहीं है ना। हम बात करेंगे इसका एक्चुअल स्टेटमेंट क्या कहता है, प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट्स का, वैरिग्नन्स थ्योरम का एक्चुअल स्टेटमेंट क्या कहता है, क्यों यूज करते हैं हम लोग वैरिग्नन्स थ्योरम का, क्या है एप्लीकेशन, राइट। सारी बातों पे डिस्कस करेंगे। समझ रहे हैं क्या बात को? बट फिलहाल अभी मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का एनालिसिस करना स्टार्ट करता हूं, जिन टॉपिक्स पे भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी, उन टॉपिक्स के ऊपर। इज दैट क्लियर? फिर मैं डिस्कस करूंगा इन टॉपिक्स को, क्लियर बात। देन इन टॉपिक्स के ऊपर अगेन मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का एनालिसिस करूंगा आज ही के लेक्चर में, राइट, सो दैट हमारा जो मॉड्यूल 2 है वो सक्सेसफुली आज ही का लेक्चर में फिनिश हो जाए, जो कि मैं ऑलरेडी बोला कि ये लास्ट लेक्चर होगा मॉड्यूल 2 का।
इज दैट क्लियर? तो बिल्कुल पेन कॉपी लेके रेडी हो जाइएगा, राइट? मैं डिफरेंट जेई एग्जाम के क्वेश्चंस, मैं डिफरेंट ए एग्जाम के क्वेश्चंस को है ना यहाँ पे आपको है ना एनालिसिस कराने वाला हूं, राइट? तो कुछ क्वेश्चंस को चाहे तो आप नोट भी कर सकते हैं, राइट? नोट भी कर सकते हैं और उन क्वेश्चंस को खुद से ट्राई कीजिएगा आंसरिंग करने का। समझ रहे हैं क्या बात को? ओके, तो यदि आप लास्ट लेक्चर्स को पूरे सीक्वेंस में फॉलो किए होंगे डियर, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का जब मैं एनालिसिस कराऊंगा, राइट, तो आपका फीलिंग गजब का होगा डियर। देखिएगा गजब का, हर एक कॉन्सेप्ट को आप कनेक्ट कर पाएंगे, हर एक पॉइंट को कनेक्ट कर पाएंगे, जिन पॉइंट्स को, जिन कॉन्सेप्ट्स को है ना मैंने आपको प्रोवाइड करके रखा हुआ, कहीं बाहर का क्वेश्चंस नहीं होगा। तो मैं क्वेश्चंस की सीरीज भी यहाँ पे जैसे मैं दिखाऊंगा आपको, जो सीरीज लेके आ रहा हूं मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का, है ना, तो उसको इस वे में मैं सफलिंग है ना करके लाता हूं डियर आपके लिए, कि बहुत बेसिक से मैं क्वेश्चंस का है ना स्टार्टिंग जो क्वेश्चन रहेगा बहुत बेसिक से स्टार्ट करता हूं, और धीरे धीरे क्वेश्चंस के है ना सीरीज में मैं टफ लेवल के क्वेश्चन भी उसमें डालता हूं, वो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, है ना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, राइट? बिल्कुल बिल्कुल। तो चलिए रेडी, तो स्टार्ट करते हैं। ये रहा भैया क्वेश्चंस नंबर 1, राइट? और ये जो क्वेश्चन देखिएगा बहुत आसान क्वेश्चन आते हैं, है ना, स्पेशली मैं यदि आपकी जेई एग्जाम में बात करूं तो बहुत आसान क्वेश्चन होते हैं डियर, बहुत आसान क्वेश्चन, वन लाइनर क्वेश्चन। क्लियर है क्या बात? ओके, लेकिन मैं ए एग्जाम की बात करूं, है ना, स्टेट पीएससी ए एग्जाम, स्टेट इंजीनियरिंग सर्विस का जो एग्जाम होता है ना, उसमें थोड़ा सा लेवल हाई होता है क्वेश्चंस का, लेकिन जो मैं कंसेप्ट प्रोवाइड करूंगा, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, जो मैं टॉपिक का डिस्कशन करूंगा, जो मैं कंटेंट आपको प्रोवाइड करूंगा, वो फ्रॉम ऑल ए, फ्रॉम ऑल जेई, सभी एग्जाम के लिए कवर्ड होगा डियर, सभी एग्जाम के लिए। तो यू डोंट नीड टू वरी अबाउट, आप किसी भी एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे होंगे, राइट? मुझे उन बातों से कोई मतलब नहीं है, राइट? मैं जो कंटेंट प्रोवाइड करूंगा वो आपके हर एक जेई, हर एक एग्जाम के लिए सफिशिएंट होगा। इज दैट क्लियर? तो बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होना चाहिए? द यूनिट ऑफ मूवमेंट। देखिए कितना आसान क्वेश्चन, यूनिट बेस्ड क्वेश्चन है, समझ पा रहे हैं क्या बात को? तो कई बार ना यूनिट के ऊपर भी है ना हमको बहुत, देखिए मूवमेंट का यूनिट आपको पता नहीं होगा क्या? बताइए, नहीं पता होगा, इतना आसान है। लेकिन कई बार आप ना क्वेश्चन जब आप एग्जाम में है ना क्वेश्चन को जब सॉल्व करने बैठते हैं, आंसरिंग करने बैठते हैं, तो आप ना मिस्टेक कर जाते हैं डियर, मिस्टेक कर जाते हैं, समझ रहे हैं? तो उन बातों को भी ध्यान में रखना, आपको यूनिट्स के ऊपर भी बहुत केयर करना होगा, राइट? जितने भी आपके फिजिकल क्वांटिटी होते हैं उसके। क्लियर बात? तो मूवमेंट, मूवमेंट मतलब क्या, किसका मूवमेंट? जैसे मैंने आपको कहा था भैया मूवमेंट तो डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी के लिए आप डिफाइन कर सकते हो। आप मूवमेंट ऑफ फोर्स को डिफाइन कर सकते हो, मूवमेंट ऑफ वेट को, मूवमेंट ऑफ एरिया को, मूवमेंट ऑफ वॉल्यूम, इस तरह से नंबर ऑफ फिजिकल क्वांटिटी के लिए आप डिफाइन कर सकते हैं। समझ पा रहे हैं क्या बात को? राइट? लेकिन जब आप सिर्फ मूवमेंट बोल रहे होते हैं, मूवमेंट, तो बेसिकली आप क्या बात करना चाहते हो पता है? आप ना मूवमेंट ऑफ फोर्स की बात करना चाहते हो, मूवमेंट ऑफ फोर्स की बात करना चाहते हो। तो मूवमेंट ऑफ फोर्स को हम भैया डिफाइन कैसे किए थे? दिस इज द मूवमेंट। क्लियर बात? तो फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इफ यदि फोर्स को मेजर किया जाएगा न्यूटन में तो है ना, और डिस्टेंस को मेजर किया जाएगा मीटर में, राइट? तो इस मूवमेंट का जो मूवमेंट इज नथिंग बट और मूवमेंट ऑफ फोर्स, जो यूनिट होगा भैया न्यूटन मीटर में। समझ रहे हैं क्या बात? कितना आसान क्वेश्चन है, कितना आसान क्वेश्चन, राइट? तो डिपेंड करेगा फोर्स और परपेंडिकुलर डिस्टेंस के यूनिट पे, क्या डिपेंड करेगा? मूवमेंट ऑफ फोर्स का यूनिट, राइट? तो आप मूवमेंट ऑफ फोर्स बोलिए या फिर मूवमेंट बोलिए, इसका मतलब तो एक ही होता है बाय डिफॉल्ट, मूवमेंट का मतलब मूवमेंट ऑफ फोर्स। यस, तो सर क्या आंसर बी करेक्ट होगा क्या? यस डियर, है ना, ऑप्शन बी जो है करेक्ट होगा। ओके फाइन, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। ये रहा भैया स्क्रीन में नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट? देखिएगा बहुत आसान क्वेश्चन, ये क्वेश्चन जो है ना आपके देख पाएंगे, ये तमिलनाडु पीएससी, राइट, ए एग्जाम, एक्चुअली ए एग्जाम 2015 में फ्रेम किया हुआ क्वेश्चन है, राइट? ओके, तो क्वेश्चन को रीड करिए, तो बहुत आसान क्वेश्चन। अ 12 किलो न्यूटन फोर्स, मतलब फोर्स की वैल्यू गिवन है भैया 12 किलो न्यूटन, इस तरह से, राइट? अ 12 किलो न्यूटन फोर्स produces a movement of 96 किलो न्यूटन मीटर। यस, मतलब ये बेसिकली मूवमेंट ऑफ फोर्स की बात कर रहा है भैया, क्योंकि देखेंगे किलो न्यूटन मीटर में है, राइट? तो मैं बोला था मूवमेंट ऑफ फोर्स का जो यूनिट होगा, राइट, वो डिपेंड करेगा फोर्स और परपेंडिकुलर डिस्टेंस के
यूनिट पे। समझ रहे हैं बात को? ओके, तो ये मूवमेंट प्रोड्यूस कर रहा है जो फोर्स, वो आपको दे के रखा हुआ है, राइट। तो आपको बताना है भैया मूवमेंट आर्म। तो मूवमेंट आर्म किसको बोलते हैं बताइए? तो बताया था मैंने, बहुत बेसिक से समझाया हुआ था। मूवमेंट आर्म बोलते हैं भैया किसको बताइए? तो उस परपेंडिकुलर डिस्टेंस को, उस परपेंडिकुलर डिस्टेंस को मूवमेंट आर्म बोलते हैं। समझ रहे हैं? एंड दैट परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज नथिंग बट व्हाट? ये रहा भैया फोर्स। फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन, जिस पॉइंट के अबाउट आप मूवमेंट की बात करेंगे तो यहां से आप जाइए परपेंडिकुलर डिस्टेंस। समझ पा रहे हैं क्या बात को? यहां से जाइए आप परपेंडिकुलर डिस्टेंस, एंड दिस डिस्टेंस डी इज नथिंग बट व्हाट? मूवमेंट आर्म। मूवमेंट आर्म, बिल्कुल मूवमेंट आर्म, यस। ओके, तो इस तरह से यदि हम यहां पे बात करें भैया कि जो मूवमेंट होगा वो क्या होगा, या फिर मूवमेंट ऑफ फोर्स, तो फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, राइट। फोर्स का जो वैल्यू भैया 12 है, राइट। मूवमेंट का जो वैल्यू है वो 96 है, राइट। और ये रहा डिस्टेंस, और इसी डिस्टेंस को बोलेंगे क्या? मूवमेंट आर्म। बिल्कुल सही बात। तो जो डी की वैल्यू है वो क्या हो जाएगा? तो भैया जस्ट 96 से आप 12 को डिवाइड कर दीजिए, तो डी की जो वैल्यू होगा बताइए 12×8=96। यस, किस में आएगा बताइए? मीटर में। इसका जो यूनिट होगा किस में होगा? मीटर में। समझ रहे हैं बात को? कैसे पता चला? क्योंकि यहाँ पे किलोमीटर मीटर, मतलब यही तो है ना परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये जिसको आप बोलेंगे मूवमेंट आर्म। यस यस यस। सो सर आंसर क्या यहाँ पे डी होगा क्या? यस डियर, यस, ऑप्शन डी होगा। देखो कितना आसान क्वेश्चन। आंसर क्या हो जाएगा आपके पास? ऑप्शन डी। ओके फाइन, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। ये रहा ये स्क्रीन में नेक्स्ट क्वेश्चन। ये इसरो 2017 में फ्रेम किया क्वेश्चन है। सिमिलर काइंड ऑफ क्वेश्चंस यहां भी आप बात कर पाएंगे कि 16 न्यूटन फोर्स, राइट। एफ की वैल्यू दी हुई है 16 न्यूटन। देखो यहाँ पे फोर्स की यूनिट न्यूटन में दी गई है ना। उसके बाद फिर है ना, दिस 16 न्यूटन फोर्स प्रोड्यूस अ मूवमेंट ऑफ व्हाट? हाउ मच? 64 न्यूटन मीटर। यस, 64 न्यूटन मीटर। ओके फाइन। सो अगेन आपको फाइंड आउट करने की बात हो रही भैया, द मूवमेंट आर्म इज, ऑप्शन है आपके पास, जस्ट फाइंड आउट कर दीजिए। मूवमेंट होता है भैया फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, एंड दिस परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज नथिंग बट व्हाट? मूवमेंट आर्म। मूवमेंट आर्म। ओके फाइन। तो D इक्वल्स हम बात करेंगे तो ये हो जाएगा मूवमेंट डिवाइडेड बाय फोर्स। तो मूवमेंट का जो वैल्यू भैया 64 है। ओके फाइन। और ये जो फोर्स की वैल्यू ये 16 है। बिल्कुल सही बात। तो 16 1 जा 16, 16 4 जा 64, 16 4 जा 64। यस, तो सर यहां पे मूवमेंट आर्म की जो वैल्यू होगी वो 4 होगी क्या? बिल्कुल बिल्कुल डियर। किस में? मीटर में, क्योंकि यहाँ पे मीटर में। बिल्कुल बिल्कुल। क्या होगा बताइए? तो 4। तो आंसर बताइए, ए नहीं हो सकता, बी नहीं हो सकता, सी तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता, राइट। तो भैया एक ही तो बच गया, डी। इस तरह से समझ पा रहे हैं क्या बात को? ऑप्शन डी विल बी करेक्ट। ऑप्शन डी विल बी करेक्ट, दैट इज 4 मीटर। ओके फाइन। नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ आगे बढ़ते हैं भैया, राइट। तो ये अभी तक जो क्वेश्चंस किए क्या है? मूवमेंट ऑफ फोर्स के ऊपर बेस्ड था, राइट। आगे और है ना, आगे और क्वेश्चन लाता हूं मैं, देखिएगा। ओके, ये रहा भैया क्वेश्चन, बहुत गजब का क्वेश्चन है, राइट। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है डियर, है ना। इस क्वेश्चन को आप देख पाएंगे तो उत्तराखंड जेई 2008, उत्तराखंड जेई 2013, राइट। उत्तराखंड जेई एग्जाम जो होता है भैया, है ना, इसमें देख पाएंगे 2 बार पूछा गया है इसी सेम क्वेश्चन को, 2 बार, 2 टाइम्स। समझ रहे हैं क्या बात को, राइट। तो देखिए, तो इस क्वेश्चन को रीड करते हैं। बहुत बढ़िया कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। 4 forces, that is P, 2P, 3P and 4P act along the sides of a square taken in order. समझ रहे हैं? The resultant force is, resultant force बताना है, मतलब बेसिकली आपको ना, आपको ये फोर्स P, राइट, 2P, फिर क्या बताइए? तो ये 3P, उसके बाद ये 4P। इन 4 फोर्सेस का आपको पूछा जा रहा है भैया क्या? रिजल्टेंट बताओ। क्या बताओ? रिजल्टेंट बताओ। तो 4 फोर्सेस मतलब मोर देन 2 फोर्सेस की बात हो रही है। और अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं आपको तो समझ में आना चाहिए। हम लोग कोप्लेनर नॉन कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम पढ़ रहे हैं। कोप्लेनर नॉन कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम, समझ रहे हैं बात को? ओके, तो याद कीजिए कोप्लेनर कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम में हम लोग जब 2
कोप्लेनर कंकरेंट फोर्स सिस्टम की बात होती थी, मतलब टू कोप्लेनर कंकरेंट फोर्सेस की बात होती थी, रिजल्टेंट फाइंड आउट करने के लिए या तो हम लॉ ऑफ पैरेललोग्राम की बात करते थे, समझ रहे हैं बात को, ओके, और लॉ ऑफ ट्रायंगल ऐसी बात करते थे, और मोर देन टू कोप्लेनर कंकरेंट होता था तो क्या बात करते थे, रिजोल्यूशन ऑफ फोर्स मेथड, रिजोल्यूशन ऑफ फोर्स मेथड, समझ रहे हैं बात को। लेकिन यहां पे अब है ना एक चीज आप केयर कर पा रहे डियर कि ये जो फोर फोर्सेस है ना ये कंकरेंट नहीं है, कंकरेंट नहीं है, क्यों क्यों बताइए तो, क्योंकि ना ये फोर फोर्सेस कैसा एक्ट कर रहा है, तो पहले तो भैया आप स्क्वायर बनाइए, क्या बनाइए बताइए, स्क्वायर, ये रहा, चलिए एक स्क्वायर बनाया, इस तरह से एक स्क्वायर बनाया, बिल्कुल। अब इस स्क्वायर के साइड्स में है ना, साइड्स के अलोंग में ये फोर फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं, वो भी कैसा, इन द ऑर्डर, इन द ऑर्डर का मतलब क्या, जैसे आप बात करते हैं इसके साइड के अलोंग में क्या, दिस इज द फोर्स P, इस तरह से बात करते हैं, कौन से साइड में, ये जस्ट कौन सा, बॉटम साइड, राइट। तो राइट साइड वाले में आप बात करेंगे तो ये कैसे चलेगा बताइए तो, सेम ऑर्डर का मतलब देखेंगे ये इस तरह से बात होगा, सेम ऑर्डर मतलब इन द ऑर्डर बोल रहे हैं ना यहाँ पे, क्लियर बात है, टेकन इन ऑर्डर, इन फोर्सेस को ऑर्डर में लेना है, वो भी कैसा, स्क्वायर के साइड्स में, मतलब ये क्या हो जाएगा आपके पास 2P, बिल्कुल। देन इस तरह से 3P, ये हो गया 3P, देन 4P, इस तरह से, समझ पा रहे हैं क्या बात को, क्लियर है। तो बताइए सेम ऑर्डर का मतलब क्या, देखो ये यहां से चलना स्टार्ट हुआ, मतलब ये कुछ इस तरह से चल रहा है, ऐसा बिल्कुल लाइक दिस, जैसे हम लोग लॉ ऑफ ट्रायंगल में बात करते थे, लॉ ऑफ पॉलीगॉन ऑफ फोर्स में सेम ऑर्डर बात करते थे ना, इन द टेकन इन द ऑर्डर का मतलब सेम ऑर्डर, ऐसा ही है यहाँ पे, समझ रहे हैं, जस्ट ऐसा आप है ना जस्ट आप क्या कर सकते हो, सेम ऑर्डर की जब हम बात करते थे लॉ ऑफ ट्रायंगल में है ना, वैसे आप इसको फिल कर सकते हो, टेकन इन ऑर्डर का मतलब, समझ पाए बात को, इतना आप रिप्रेजेंट कर पाए, इतना आप रिप्रेजेंट कर पाए तो क्वेश्चन सॉल्व हो गया, ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया, समझ रहे हैं, ओके सर फाइन। तो यहां पे भैया फोर फोर्सेस की बात हो रही है, और इन फोर्सेस को देखोगे तो ये क्या है बताइए तो, बेसिकली स्क्वायर, स्क्वायर बोलने से क्या समझ में आता है, एक प्लेन, और एक प्लेन में है, लेकिन ये प्लेन में कैसा बताएंगे, इसके लाइन ऑफ एक्शन को आप देखेंगे तो अलग अलग पॉइंट पे मीट कर रहा है, मतलब कोप्लेनर नॉन कंकरेंट है, क्या बताइए, कोप्लेनर नॉन कंकरेंट, अलग अलग पॉइंट मीट कर रहा है, बिल्कुल सही बात। तो बताइए मैंने आपको ये बात बोल के रखा हुआ था कि कोप्लेनर कंकरेंट फोर्स सिस्टम का कंडीशन हो, चाहे कोप्लेनर नॉन कंकरेंट फोर्स सिस्टम का कंडीशन हो, क्लियर बात है, आ रही बात समझ में, यदि मोर देन या फिर बोले नंबर ऑफ फोर्सेस का बात होंगे, क्लियर बात है, और आपको रिजल्टेंट की बात होगी, तो आपके पास एक ही मेथड है भैया, एक ही मेथड है, राइट, वो भी है एनालिटिकल मेथड, समझ रहे हैं क्या बात को, दैट इज नथिंग बट और रिजोल्यूशन ऑफ फोर्स मेथड, समझ गए बात को, क्लियर है, बिल्कुल बिल्कुल। वैसे तो कोप्लेनर कंकरेंट फोर्स सिस्टम है तो भैया हम लॉ ऑफ पॉलीगॉन ऑफ फोर्स ये भी बात कर सकते हैं, लेकिन कोप्लेनर नॉन कंकरेंट फोर्स सिस्टम के कंडीशन में है ना एक ही मेथड है भैया, एक ही मेथड बोला था मैं आपको, राइट, बिल्कुल, ओके सर फाइन। तो इस कंडीशन में कैसे करेंगे हम लोग, तो जस्ट आप क्या करो पता है, सबसे पहले यहां पे बात कर लो, दिस इज प्लस एक्स, दिस इज माइनस एक्स, राइट, दिस इज प्लस वाई, दिस इज माइनस वाई, ओके फाइन, बिल्कुल सर, राइट, मतलब यहां पे है ना इन एक्सिस के अलोंग ऑफ फोर्सेस को बात करेंगे, तो रिजोल्यूशन ऑफ फोर्स मेथड में आप क्या करते हो, फोर्सेस को रिजोल्व करते हो, लेकिन यहां पे आप बात करेंगे तो देखेंगे एक्सिस के अलोंग ही है, देखेंगे ये एक्स एक्सिस, ये भी एक्स एक्सिस के अलोंग, ये वाई एक्सिस के अलोंग, तो रिजोल्व करने की जरूरत नहीं है, लेकिन हम ऐसा तो बिल्कुल बात करेंगे ना भाई, सर कैसे कैसे कि है ना प्रॉपर पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अलोंग फोर्स, नेगेटिव एक्स एक्सिस के अलोंग, पॉजिटिव वाई एक्सिस के अलोंग फोर्स, नेगेटिव वाई एक्सिस के अलोंग, बिल्कुल सही बात, बिल्कुल सही बात। तो एक्स एक्सिस के अलोंग बात करें तो ये वाला होगा, बिल्कुल, तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अलोंग है भैया तो प्लस पी, नेगेटिव एक्स एक्सिस के अलोंग है भैया तो ये है माइनस 3p, ओके, तो समेशन एफ एक्स की जो वैल्यू होगी माइनस का 2p, बिल्कुल सही बात, बिल्कुल, ओके, समेशन एफ वाई मतलब नेट फोर्स इन वाई डायरेक्शन बात करेंगे तो
बताइए पॉजिटिव y एक्सिस के लॉन्ग है भैया 2p, बोले तो 2 प्लस 2p एक्चुअली, है ना, और निगेटिव y एक्सिस के लॉन्ग है भैया क्या बताइए, है ना, ये 4p माइनस 4p बोलेंगे, माइनस का 4p, यस। तो समेशन fy इक्वल्स टू क्या आया, तो ये भी माइनस 2p। ओके सर फाइन, अब तो बड़ा आसानी से हम बता पाएंगे सर, बड़ा आसानी से बता पाएंगे, राइट। तो सर क्या हम यहां पर भी ऐसा ही बात करेंगे क्या, कैसे डियर, जो रिजल्टेंट के लिए सर हम लोग बात करते थे कि हम समेशन एफ एक्स की वैल्यू समेशन एफ वाई की वैल्यू को देखते हैं पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, है ना, पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, इस तरह से जब वैल्यू आता है तो हम उसको एक्स एक्सिस वाई एक्सिस में रिप्रेजेंट करते हैं, फिर उसके एडजेसेंट साइड ड्रॉ करते हैं, फिर उसका डायगोनल ड्रॉ कर देते हैं तो रिजल्टेंट मिल जाता है। फिर उसके बाद फिर हम एक राइट एंगल ट्रायंगल की बात करते हैं तो वहां पे पाइथागोरस थ्योरम की बात करेंगे, और यहाँ पे इस तरह से r इक्वल्स टू समेशन एफ वाई का स्क्वायर प्लस समेशन एफ एक्स का स्क्वायर, इस तरह से तो बात करते थे सर। तो ऐसा ही बात करने वाला है क्या, यस डियर यस, रिजोल्यूशन ऑफ फोर्स मेथड में ऐसे ही करते हैं ना, समझ रहे हैं। तो रिजोल्यूशन ऑफ फोर्स मेथड, चाहे आप कोप्लेनर कंकरेंट फोर्स सिस्टम की बात करिए, चाहे आप कोप्लेनर नॉन कंकरेंट फोर्स सिस्टम के लिए बात करिए, समझ रहे हैं, प्रोसेस विल बी सेम, प्रोसेस विल बी सेम, बिल्कुल बिल्कुल। ओके सर फाइन, तो जस्ट वैल्यू को आप यहां पे पुट कर दीजिए जी, तो माइनस 2p का स्क्वायर प्लस माइनस क्या 2p का स्क्वायर, ये स्क्वायर रूट के अंदर होगा भैया। ओके फाइन, तो माइनस का स्क्वायर करिए तो प्लस हो जाएगा, माइनस का स्क्वायर करिए प्लस हो जाएगा, तो 2p का स्क्वायर 2p का स्क्वायर क्या हो जाएगा बताइए तो जरा आप मेरे को, राइट, ये 4p का स्क्वायर हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा 4p का स्क्वायर हो जाएगा, बिल्कुल। तो 448p का स्क्वायर, मतलब इसको आप फाइनली आप क्या बोल पाएंगे कि 2 स्क्वायर रूट 8 निकालोगे तो 2 स्क्वायर रूट 2 और p का स्क्वायर मतलब p बाहर आ जाएगा, यस। तो सर यही हमारा रिजल्टेंट होगा क्या, यस डियर, यही हमारा क्या हो जाएगा रिजल्टेंट हो जाएगा। ओके, तो विच ऑप्शन विल बी करेक्ट, ऑप्शन ए नॉट करेक्ट, ऑप्शन बी नॉट करेक्ट, ऑप्शन डी नॉट करेक्ट, यस ऑप्शन सी विल बी करेक्ट, ऑप्शन सी विल बी करेक्ट। ओके सर फाइन, था गजब का क्वेश्चन, बिल्कुल सर गजब का क्वेश्चन था। तो आगे बढ़िए, फिर ये रहा भैया स्क्रीन में नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट। तो अब हम लोग बात करेंगे कपल के ऊपर क्वेश्चन, राइट। तो कपल आपको पता है भैया, कपल क्या होता है कि टू नॉन कोलिनियर पैरेलल इक्वल, राइट, अनलाइक, इस तरह के फोर्सेस फॉर्म करते हैं भैया कपल को, ठीक है। तो अ कपल कंसिस्ट ऑफ, बताना है आपको, पहले तो क्वेश्चन देख लीजिए, ये DMRC JEE 2018 में फ्रेम किया हुआ क्वेश्चन है। ओके, ऑप्शन ए रीड करते, टू लाइक पैरेलल फोर्सेस ऑफ डिफरेंट मैग्नीट्यूड, बिल्कुल नहीं, ये तो हो ही नहीं सकता सर, क्योंकि टू लाइक की बात हो रही, तो लाइक तो बात करते ही नहीं, बिल्कुल सही बात। और लाइक वाली बात हुई क्या, देखो सी ऑप्शन भी नहीं हो सकता क्या सर, टू लाइक पैरेलल फोर्सेस, आगे पढ़ने की तो जरूरत ही नहीं है भाई, नहीं हो सकता, बिल्कुल भी नहीं हो सकता। अब बी में आते हैं, तो टू अनलाइक, हाँ टू अनलाइक पैरेलल फोर्सेस, बिल्कुल सही बात, बट डिफरेंट मैग्नीट्यूड की बात हो रही है, अरे ये तो हो ही नहीं सकता, फिर ये भी नहीं हो सकता, क्योंकि हम लोग इक्वल फोर्सेस बोलते हैं ना सर, मतलब इक्वल मैग्नीट्यूड की बात होना चाहिए। तो बच गया भैया ऑप्शन डी, तो सर ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा क्या, यस डियर, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, बिल्कुल। ओके फाइन, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, राइट। ये रहा स्क्रीन में नेक्स्ट क्वेश्चन, ये एसएससी जूनियर इंजीनियर सेकंड शिफ्ट 2019 में फ्रेम किया क्वेश्चन है, राइट। चलिए रीड करते हैं, टू पैरेलल फोर्सेस equal in magnitude, opposite in direction and separated by a definite distance are said to form n, क्या फॉर्म करेगा बताइए तो, अरे बताइए तो, कपल को फॉर्म करेगा क्या, बिल्कुल सर बिल्कुल। तो ऑप्शन ए ये तो सही बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल सही नहीं है, राइट। ऑप्शन बी इसके बारे में तो बात करेंगे ही नहीं, ऑप्शन सी नो सर, कहां से इक्विलिब्रियम ये सब बात करेंगे, बिल्कुल नहीं बिल्कुल नहीं। तो एक ही तो बच यहाँ पे ऑप्शन डी, कपल बोलते हैं इसको, इज दैट क्लियर। देखो कितना आसान क्वेश्चन, कितना आसान क्वेश्चन डियर। ओके नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, ये रहा स्क्रीन में नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट। और ये जो क्वेश्चन है ये तमिलनाडु PSC AE एग्जाम, तमिलनाडु PSC AE एग्जाम 2019 में फ्रेम किया हुआ क्वेश्चन है। ओके
टू नॉन कोलिनियर, राइट, टू नॉन कोलिनियर, मेरे को लग रहा है ये फिर से कपल वगैरह कुछ बात करेगा, पैरेलल इक्वल फोर्स एक्टिंग इन अपोजिट डायरेक्शन, राइट। तो ऑप्शन है भैया बैलेंस ईच अदर, दोनों को बैलेंस कर देगा क्या, दोनों को बैलेंस कर देगा क्या, राइट। तो कैसे बैलेंस करेगा, पहले तो बताओ कैसे बैलेंस करेगा। यदि ये लीनियर होता, लीनियर, ये सपोज करो ये भी एफ हुआ, ये भी एफ हुआ, मतलब यहां पे बीच क्या बनता, 180 डिग्री बनता एंगल, राइट। लीनियर, कोलिनियर बोलते हैं ना इसी को, 180 डिग्री, समझ रहे हैं। तो ये कैसा है, कोलिनियर फोर्सेस और इक्वल मैग्नीट्यूड, समझ रहे हैं, और अपोजिट डायरेक्शन, राइट। तो ये बैलेंस करता, ये क्या करता, बैलेंस करता, बैलेंस, बैलेंस, ये बैलेंस करता, समझ रहे हैं। लेकिन भैया यहां पे ना नॉन कोलिनियर की बात हुई है, मतलब कुछ इस तरह से बात हुई है, लाइक दिस और लाइक दिस, राइट। और यहां से भी आप समझ सकते हैं, ओके, क्वेश्चंस में जैसा बात हुआ है कि नॉन कोलिनियर के साथ साथ और क्या बोला, पैरेलल इक्वल फोर्सेस एक्टिंग इन अपोजिट डायरेक्शन, मतलब आपको ये समझ में आ रहा है कि सर ये तो कपल वाला कुछ बात हो रहा है, सर कपल वाला कुछ बात हो रहा है, तो ये बैलेंस ईच अदर की बात तो करेंगे नहीं, राइट। ऐसा यदि होता टू इक्वल फोर्सेस इस तरह से, समझ रहे हैं क्या बात को। जस्ट यदि ये कोलिनियर बोल देता, नॉन कोलिनियर की जगह कोलिनियर बोल देता ना, तो ये ऑप्शन ए करेक्ट हो जाता आपका, समझ रहे हैं बात को, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाता डियर, बिल्कुल बिल्कुल, ओके फाइन। देन ऑप्शन बी में जाते हैं, कॉन्स्टिट्यूट अ मूवमेंट, राइट। तो ठीक है, अभी बी को थोड़ा देर होल्ड करते हैं, लेकिन आगे मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर की बात करना है आपको, मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर की, क्लियर है क्या बात। तो मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर की तरफ जाएंगे तो ऑप्शन सी की बात कर लेते हैं भैया, कॉन्स्टिट्यूट अ कपल, राइट, ओके। ऑप्शन डी की बात करते हैं, कॉन्स्टिट्यूट अ मूवमेंट ऑफ कपल, क्लियर बात है क्या, अरे बात समझ में, ओके। तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स अब ये सोचेंगे, जैसे कि मैंने कहा था कि भैया कपल और मूवमेंट ऑफ कपल दोनों सेम होता है, दोनों सेम होता है, ऐसा मैं बोला हुआ था, राइट। तो एक्चुअली इसका आंसर क्या होना चाहिए कि भैया ये तो ना कपल को फॉर्म करेगा, इतना तो श्योर है अपन, इतना तो श्योर है। लेकिन जब मैं कपल और मूवमेंट ऑफ कपल को जब बोलता हूं क्या सेम, तो ये किस पॉइंट ऑफ व्यू से बोलता हूं मैं, बताइए तो, मैग्नीट्यूड पॉइंट ऑफ व्यू से। यदि आप लास्ट लेक्चर वेरी केयरफुली देखे होंगे, बिना स्किप किए, थ्रू ऑन, तो आप फील कर पाएंगे, मैंने ऑलरेडी समझा के रखा हुआ है, समझ रहे हैं क्या बात को। तो एज पर द क्वेश्चंस, राइट, जस्ट बोला गया भैया टू नॉन कोलिनियर की बात हो रही है, पैरेलल की बात हो रही है, इक्वल फोर्सेस की बात हो रही है, एक्टिंग इन अपोजिट डायरेक्शन, मतलब बताइए ये किसको फॉर्म करेगा, ये कपल को नहीं फॉर्म करेगा जी, कपल को फॉर्म करेगा ना, समझ रहे हैं क्या बात को। तो मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर यदि मैं आपसे पूछूं तो सर यहाँ पे ना ये बी की बात तो करेंगे नहीं, राइट, डी की बात तो करेंगे नहीं, बिल्कुल। तो बात करेंगे तो मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर दैट इज नथिंग बट सी, आंसर सी विल बी करेक्ट। इज दैट क्लियर, बिल्कुल बिल्कुल, ओके फाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रहा भैया क्वेश्चन नंबर 8, राइट। ये आपके आरआरबी जेई फर्स्ट शिफ्ट 2019 फ्रेम किया हुआ क्वेश्चन है। अ कपल प्रोड्यूसेस, राइट, फिल इन द ब्लैंक्स, टाइप ऑफ मोशन। तो टाइप ऑफ मोशन आपको बताना है कि जो कपल होता है किस टाइप का मोशन प्रोड्यूस करता है, बताइए आप मेरे को। बहुत अच्छे वे में क्लियर किया हुआ था क्या, बताइए, जस्ट लास्ट लेक्चर में, समझ रहे हैं क्या बात को, राइट। लास्ट लेक्चर जिसमें मैं मूवमेंट ऑफ फोर्स, मूवमेंट ऑफ कपल ये डिस्कस किया हुआ आपसे, समझ रहे हैं बात को, ओके। तो कौन सा मोशन प्रोड्यूस करता है कपल, राइट। तो इसमें मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट फंसते हैं, कंसेप्चुअली फंसते हैं। तो मैंने ट्राई किया हुआ था कि आप कंसेप्चुअली कभी नहीं फंसेंगे, राइट, इस बात का मैं ट्राई किया था डियर। तो आप इसलिए बोलता हूं लेक्चर्स को पूरा फॉलो करो, पूरा कंटेंट मिलेगा डियर, आपको पूरा कंटेंट मिलेगा। मैं एक भी कंसेप्ट को स्किप नहीं करूंगा। आप कभी भी क्वेश्चन सॉल्व करने जाएंगे बिना मिस्टेक किए, कंसेप्चुअली आप बहुत सही तरीके से सॉल्व करके आएंगे 110%। तो लास्ट लेक्चर्स पूरे
कवर किए होंगे जो एस्पायरेंट, तो वो डायरेक्ट बोलेगा सर कि कपल प्रोड्यूसेस रोटेशनल टाइप ऑफ मोशन, सर रोटेशनल टाइप ऑफ मोशन। तो आंसर मैं बोलूंगा सर सी होगा। बिल्कुल डियर, बिल्कुल। अब ये मत बोलिएगा यहां पे ना सर कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रांसलेशन है रोटेशनल, ट्रांसलेशन भी तो बात कर सकते हैं। तो अभी मैं नहीं बताऊंगा क्योंकि मैं बहुत आराम से पूरे फीलिंग के साथ समझा के रखा हुआ है आपको। समझ रहे हैं बात को? क्लियर है जी? ओके। मैं बात करूं यहाँ पे भैया इस तरह से, है ना, कोई बॉडी का प्लेन है, रिजिड बॉडी का प्लेन है, या फिर आप जब कपल की बात करते हो तो एक प्लेन में भी बात कर सकते हो आप। डिफरेंट मतलब कपल में जो टू फोर्सेस की बात करते हैं उसको आप एक प्लेन में भी बात करते हो। इस तरह से आप बात कर सकते हो और डिफरेंट प्लेन में भी बात कर सकते हो। समझ रहे हैं क्या बात को? तो मैं बहुत अच्छे वे में क्लियर करके रखा हूं। तो आप बताइए इसके मास सेंटर के अबाउट ये जस्ट रोटेट नहीं करेगा जी, इसके अलावा और क्या ही करेगा? क्या ही करेगा बताओ आप मेरे को। तो एक पर्टिकुलर इंस्टेंट में हम ऐसा फील करते हैं। समझ रहे हैं क्या बात को? राइट। कई लोग ऐसा सोचते हैं कि ये ट्रांसलेट भी तो हो सकता है ना रोटेशन के साथ साथ, लेकिन मैं क्या बोल रहा हूं, एक पर्टिकुलर इंस्टेंट में हम ऐसा इसको डिफाइन करते हैं। तो एक पर्टिकुलर इंस्टेंट में क्या आप फील नहीं कर पाओगे? इसको फील नहीं कर पाओगे क्या? समझ रहे हैं क्या बात? तो लास्ट लेक्चर देखिए पहले, आप देखिए, यदि नहीं देखे होंगे तो पूरे कंसेप्ट को क्लियर करके रखा हुआ है। तो कभी नहीं बोलेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रांसलेशन एंड रोटेशनल, कभी नहीं बोलेंगे ट्रांसलेशन, कभी नहीं बोलेंगे रेसिप्रोकेटिंग, बोलेंगे सिर्फ रोटेशनल। किस कारण? कपल के कारण। समझ रहे हैं क्या बात को? बताइए। बट मूवमेंट ऑफ फोर्स की जब बात होगी तो ये भी डिफरेंस बताया हुआ है मैंने। मूवमेंट ऑफ फोर्स के लिए आप कभी नहीं बोलेंगे कि रोटेशनल मोशन प्रोड्यूस करेगा, आप बोलेंगे क्या? टेंडेंसी ऑफ, है ना, हैविंग टेंडेंसी ऑफ रोटेशनल इफेक्ट मूवमेंट ऑफ फोर्स के लिए। लेकिन एक स्पेशल केस की बात होगी, जब हिंज की बात होती है तभी हम बात करते हैं वहां पे रोटेशनल इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा मूवमेंट ऑफ फोर्स करके। लेकिन अदरवाइज इन जनरल यदि आपसे कोई पूछे मूवमेंट ऑफ फोर्स, राइट, हैविंग टेंडेंसी ऑफ रोटेशनल इफेक्ट, हैविंग टेंडेंसी ऑफ रोटेशनल इफेक्ट, यही जवाब देना है डियर, आपको यही जवाब देना है, राइट। लेकिन कपल के बारे में पूछेंगे तो आपका जवाब 110% आपका क्या होगा कि रोटेशनल इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा, रोटेशनल इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा कपल। यस 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 सर, ओके फाइन, आगे बढ़िए। तो ये रहा भैया क्वेश्चन नंबर 9। ये जो क्वेश्चन है ये मेनी टाइम्स आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, राइट। देखिए, देख पाएंगे आप, हिमाचल प्रदेश पीएससी एग्जाम 2016 में, एक्चुअली एई हिमाचल प्रदेश पीएससी एग्जाम 2016 में फ्रेम किया गया क्वेश्चन है ये। उत्तराखंड पीएससी एग्जाम 2016 में अगेन फ्रेम किया गया इस क्वेश्चन को, राइट। और डीएमआरसी 2017 एज वेल एज छत्तीसगढ़ जेई एग्जाम 2008 में भी इस क्वेश्चन को फ्रेम किया गया है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। समझ रहे हैं क्या बात को? क्लियर है? ओके। और ये जो क्वेश्चन ये कपल के एप्लीकेशन के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन है, बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन है डियर। ऑलवेज रिमेंबर, व्हेन ट्राइंग टू टर्न अ की इनटू अ लॉक, राइट, द फॉलोइंग इज अप्लाइड: कोप्लेनर फोर्स, लीवर, मूवमेंट, कपल, राइट। तो आपको ये पूछा जा रहा है भैया, है ना, ये वाला आंसर तो आपको आना ही चाहिए, मिस्टेक होना ही नहीं चाहिए आपसे, राइट। लेकिन आपसे मिस्टेक हो जाता है, क्यों? क्योंकि आप कंसेप्चुअली आप स्ट्रांग नहीं हैं, आपका कंसेप्ट अच्छा क्लियर नहीं है। तो आप भले ही रोज ताला चाबी का यूज करो, समझ रहे हैं कि बात को, भले ही आप रोज की को टर्न करो लॉक में, ये तो डेली यूज वाली बात है ना, रोज यूज करते हो इसको आप। लेकिन आपको जब वहां पे कंसेप्ट की बात होगी ना, तो आपका कंसेप्ट यदि बड़ा अच्छे से क्लियर है ना, तो तभी आप सही तरह से आंसर दे पाएंगे। समझ रहे हैं बात को? ओके। तो यदि मेरा लास्ट लेक्चर आप देखे होंगे, राइट, और अभी तक मैं क्वेश्चंस में उन कंसेप्ट्स को जैसे मैं आपको कनेक्ट कराते आया, तो आप डायरेक्ट यहां पे आंसरिंग कर पाएंगे, डायरेक्ट आंसरिंग कर पाएंगे डियर। ओके। तो बताइए, है ना, कोप्लेनर फोर्स ठीक है, हो सकता है, दैट मे बी, समझ रहे हैं बात को। लीवर की बात तो करेंगे ही नहीं, ठीक है। मूवमेंट की बात करेंगे भैया, तो बताइए, मूवमेंट बोल रहे हैं तो बेसिकली हम मूवमेंट ऑफ फोर्स की बात करते हैं, मूवमेंट ऑफ फोर्स की। तो मूवमेंट ऑफ फोर्स टेंडेंसी रखता है बॉडी को रोटेट कराने का। समझ रहे हैं बात को?
लेकिन हम तो क्या टर्न करने की बात कर रहे हैं ना भाई, टर्न हो रहा है, रोटेट हो रहा है, समझ रहे हैं? तो रोटेशनल इफेक्ट प्रोड्यूस करने वाला पैरामीटर कौन होता है? टेंडेंसी रखने वाला पैरामीटर होता है मूवमेंट, दैट इज मूवमेंट ऑफ फोर्स। तो ये तो नहीं होगा, हमको प्रोड्यूस करने वाला बात करना होगा, समझ रहे हैं सर? तो आप क्या बोलना चाह रहे हैं कि वो कपल होगा क्या? यस डियर, यस। तो यहां कोप्लेनर फोर्स क्यों नहीं हो सकता सर? तो कोप्लेनर फोर्स इसलिए नहीं हो सकता भैया क्योंकि कोप्लेनर फोर्स की बात कर रहे हो आप, है ना? क्या कोप्लेनर फोर्स की बात करें तो कोप्लेनर फोर्स में तो डिफरेंट टाइप के कोप्लेनर फोर्स हो सकता है ना, समझ पा रहे हैं क्या बात को? आपको पता है ना मैं फोर्स सिस्टम पढ़ाया हूं तो, राइट? तो ये ना भैया कपल ही एक ऐसा होगा जो चाबी को, की को, है ना, लॉक में टर्न करने में आपको हेल्प करेगा। या फिर मैं कहूं कि जब आप की को टर्न करते हो लॉक में, राइट, तो एक्चुअली आप क्या प्रोवाइड करते हो वहां पे, राइट? आप क्या है ना, आपका जो क्या बोला जाए वहां पे एफर्ट होता है, वो किस टर्म पे एफर्ट होता है बताइए? कपल के टर्म से। यस, तो ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट, ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट। अच्छा क्वेश्चन था ना? ओके, बिल्कुल डियर, अच्छा ही क्वेश्चंस लाता हूं मैं, समझ रहे हैं क्या बात को, है ना? नंबर ऑफ, है ना, क्वेश्चंस मैं आपके लिए लेके आता हूं डियर, आप देख पाएंगे डिफरेंट एग्जाम, राइट? उतना आसान भी नहीं होता है, उतना आसान भी नहीं होता है, राइट? लेकिन आप फीडबैक तो कम से कम दिया करो यार, फीडबैक तो कम से कम दिया करो, राइट? कुछ तो लिख दिया करो। अरे लेक्चर देखते हो, लेक्चर्स का डिमांड आता है आपका कि सर अगला लेक्चर, सर अगला कौन सा टॉपिक पढ़ाएंगे, तो ये सब लिखते हो, दैट इज फाइन, दैट इज ओके। लेकिन यदि आप लेक्चर्स प्रॉपर फॉलो कर रहे हैं तो आप अपना फीलिंग तो शेयर करो यार, कुछ तो लिखो, कुछ तो लिखना चाहिए आपको, समझ रहे हैं क्या बात को? ओके, बिल्कुल। तो क्वेश्चन नंबर 10, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं भैया, राइट? ये भी आपके प्रैक्टिकल काइंड ऑफ क्वेश्चन है, डेली यूज में आने वाले क्वेश्चन है, ठीक है? अ रिजिड बॉडी इज एक्टेड अपॉन बाय अ कपल, इट अंडरगोज, समझ रहे हैं बात को? इसको भी आप फील कर पाएंगे। तो अभी तो बताए थे सर, कपल प्रोड्यूस करेगा क्या? रोटेशन, तो ट्रांसलेशन नहीं हो सकता, ऑप्शन ए, क्लियर है? नहीं हो सकता। ऑप्शन बी प्लेन मोशन, नहीं बात करेंगे सर, नहीं बात करेंगे, मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर की बात करेंगे, ठीक है? ट्रांसलेटरी मोशन, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। और ऑप्शन डी रोटेशन, तो यही तो सही हो जाएगा, तो ऑप्शन डी विल बी करेक्ट, ऑप्शन डी विल बी करेक्ट। ओके, बिल्कुल बिल्कुल। ना नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 11, साइकिल पैडलिंग इज एन एग्जांपल ऑफ, साइकिल पैडलिंग इज एन एग्जांपल ऑफ, समझ रहे हैं? ओके, तो यहां पर भी आप क्या बात करोगे? साइकिल में जब आप पैडलिंग करते हो तो एक ही साइड थोड़ा फोर्स लगाते हो जी, दोनों साइड फोर्स लगाते हो ना, समझ पा रहे हैं क्या बात को? ओके, दोनों साइड फोर्स लगाते हो, बिल्कुल सही बात, राइट? मतलब आप पेयर में बात करते हो, कपल में बात करते हो, समझ रहे हैं? क्लियर है? बिल्कुल बिल्कुल। तो मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर आपको यहां पे देखना रहेगा, क्लियर? तो इतना तो है ना, इतना तो हम बात बिल्कुल समझ गए होंगे भैया। तो हम मूवमेंट की बात तो नहीं करेंगे, मूवमेंट मतलब बेसिकली मूवमेंट ऑफ फोर्स, तो ये तो टेंडेंसी की बात करता है, ये तो टेंडेंसी की बात करता है। देखिए हर एक पॉइंट को कनेक्ट कर पा रहे हैं अपन, बिल्कुल। कपल हो सकता है, कपल हो सकता है, राइट? लेकिन और भी थोड़ा चेक कर लेते हैं ना ऑप्शन सी ऑप्शन डी के बारे में। तो टू इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस, टू इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस, राइट? तो टू इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस तो हम लोग कपल में भी तो बात करते हैं, लेकिन टू इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस एग्जैक्टली डे डिफाइन नहीं कर रहा है। दिस में बी कोलिनियर, दिस में बी नॉन कोलिनियर। व्हाट? टू इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस जब बात करते हो तो दैट में बी कोलिनियर, दैट में बी नॉन कोलिनियर। तो ये तो एग्जैक्टली डिफाइन नहीं है ना, लेकिन कपल में क्या आपको नॉन कोलिनियर बात करना होगा, नॉन कोलिनियर। दोनों फोर्सेस है ना एक पर्टिकुलर डिस्टेंस से अपार्ट होना चाहिए, सेपरेट होना चाहिए, ऐसा बात करते हो ना। तो ये एप्रोप्रिएट जैसे आंसर में आप जाओगे तो ये तो आप नहीं बात करेंगे, ये तो आप नहीं बात करेंगे, बिल्कुल। टू अनइक्वल पैरेलल फोर्सेस है ना, तो भैया पैडल को रोटेट कराना है ना, आपको रोटेट कराना है, तो अनइक्वल पैरेलल फोर्स की बात तो करेंगे नहीं, क्योंकि है ना आप रोटेशनल इफेक्ट क्या प्रोड्यूस करेगा इन चार ऑप्शन में? तो कपल ना,
हम देख रहे थे कि ये प्रोड्यूस करता है कि नहीं करता है, तो ये तो करेगा नहीं, अनइक्वल की बात भी ना करोगे। तो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर आपका क्या होगा? ऑप्शन ए, ऑप्शन ए। क्लियर बात? ये तो बिल्कुल भी नहीं होगा। अब टू अनइक्वल पैरेलल फोर्सेस बात करोगे, सपोज करो, चलो टू अनइक्वल पैरेलल फोर्सेस है ना, तो भैया बताइए टू अनइक्वल पैरेलल फोर्सेस, ये भी तो ऐसा हो सकता है क्या? कोलिनियर, नॉन कोलिनियर, समझ रहे हैं क्या बात को? क्लियर है? बिल्कुल। तो नॉन कोलिनियर होगा तभी हम रोटेट करा पाएंगे भैया, तभी हम रोटेट करा पाएंगे, है ना, लीनियर में थोड़ी ना रोटेट कराओगे जी। बिल्कुल। तो सर ऑप्शन ए करेक्ट होगा ना? बिल्कुल, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। तो ये जो क्वेश्चन है ना, ये आपके पास उत्तराखंड पीएससी एग्जाम में फ्रेम किया हुआ क्वेश्चन था। बिल्कुल ना। अब ये रहा आपके पास क्या, मूवमेंट ऑफ फोर्स एंड मूवमेंट ऑफ कपल के ऊपर, है ना, नंबर ऑफ आपके जेईई एग्जाम के क्वेश्चंस, राइट। नाउ सर आप मूवमेंट सॉरी फोर्स कपल सिस्टम के ऊपर तो क्वेश्चंस नहीं करा है, तो आइए जरा एक क्वेश्चंस ले रहा हूं मैं, देखिएगा वेरी केयरफुली। ओके, फोर्स कपल सिस्टम के ऊपर भी मैं क्वेश्चंस की बात करता हूं। ये रहा, देखिए ये ना यूपीपीएससी एग्जाम 2016 में फ्रेम किया हुआ क्वेश्चन है, फोर्स कपल सिस्टम के ऊपर ही है, राइट। आइए, तो जब आप ना कंसेप्ट को क्वेश्चंस में, प्रॉब्लम में जब अप्लाई करते हैं ना डियर, तो आपका कॉन्फिडेंस गजब का होता है। इसीलिए ना हम लोग कंसेप्ट को, टॉपिक्स को बड़ा आराम से पढ़े हैं, हर एक पॉइंट्स को बिल्कुल आराम से समझते हुए, है ना, हमने क्लियर किए भी हर एक टॉपिक्स को, राइट। तो इन टॉपिक्स को अब हम लोग अप्लाई कर रहे हैं, कंसेप्ट को अप्लाई कर रहे हैं प्रॉब्लम से। देखिएगा, इफ अ फोर्स F इज एक्टिंग ऑन अ रिजिड बॉडी एट एनी पॉइंट P, then this force F can be replaced by, तो ये देखिएगा, ये रिजिड बॉडी है एक्चुअली, ये क्या है? रिजिड बॉडी। इस रिजिड बॉडी में कोई पॉइंट P है जिसमें ये फोर्स F एक्ट कर रहा है भैया, राइट। तो इस फोर्स F को, राइट, कैन बी रिप्लेस किया जा सकता है। किस तरह से समझ रहे हैं? तो यहाँ पे एक पॉइंट Q भी है, ये पॉइंट Q भी बात हुई है, तो यहाँ पे ऑप्शंस है, यहाँ पे ऑप्शन। तो आपको पता है भी हम लोग रिप्लेस कैसे करते हैं, हम लोग रिप्लेस करते हैं, तो हम इसको रिप्लेस कर ही दे क्या? तो रिप्लेस करने के लिए क्या करते हैं, कोई है ना, इसी फोर्स के लाइन ऑफ एक्शन से दूर कहीं पे हम कोई पॉइंट सेलेक्ट करते हैं, वो पॉइंट यहाँ पे Q जैसे दे के रखा हुआ है। तो ना मैं यहीं पे क्या बात कर लेता हूँ, देखिए मैं क्या बात करता हूँ, इक्वल एंड अपोजिट ऐसा बात करता हूँ, सेम लाइन ऑफ एक्शन में ये F और ये F, ऐसा बात करता हूँ क्या? बिल्कुल। और ऐसा बात कर रहा हूं मतलब मैं कुछ बात ही नहीं कर रहा हूं, ऐसा होता है क्या भैया? एक है ना, सेम पॉइंट पे, सेम लाइन के अलोंग सेम अमाउंट का फोर्स, सेम मैग्नीट्यूड का फोर्स अप्लाई कर रहे हो दोनों साइड, इक्वल एंड अपोजिट ऐसा, तो इसमें कोई आप इफेक्ट दे ही नहीं रहे हो, जो भी इफेक्ट है इसी फोर्स के कारण, जो पहले से लगा हुआ है इसी कारण बस है ना। अब ऐसा करने से क्या होता है भैया, ये वाला, राइट, ये वाला फोर्स, ओके, और ये वाला फोर्स दोनों मिलके क्या बनाएगा, तो ये कपल को बनाएगा। क्या बनाएगा बताइए? कपल। बिल्कुल सर, ऐसा ही बात करते हैं। तो यहां पे हम क्या बात कर पाएंगे भैया, ये आइए, तो इस तरह से बात कर रहा हूं मैं, क्या ये रहा आपके पास P पॉइंट, ये रहा आपके पास Q पॉइंट, बिल्कुल क्लियर बात। और कपल फॉर्म किया काउंटर क्लॉकवाइज, देखिए तो कपल फॉर्म किया काउंटर क्लॉकवाइज, ये रहा भैया क्या, कपल, दैट विल बी इक्वल्स टू, जो भी, तो यहाँ पे डिस्टेंस तो बात नहीं हुआ है, तो कपल का मैग्नीट्यूड बताना तो आपको आता है, तो ये जस्ट मैं बोल देता हूं कपल। ओके फाइन। और ये दोनों मिलके कपल बना लिए ना भाई, लेकिन फिर भी यहाँ पे फोर्स बचा रहता है, और उसी को हम लोग बोलते हैं कि शिफ्ट किया। क्या किया? शिफ्ट किया। तो कौन सा फोर्स बचेगा भैया? ये वाला बच जाएगा, ये वाला फोर्स बच जाएगा, मतलब लाइक दिस। तो बेसिकली हम लोग फोर्स कपल सिस्टम में, है ना, जो प्रोसेस की बात करते हैं एक्चुअली उसमें क्या बात करते हैं भैया, गिवन फोर्स को शिफ्ट किया। तो देखो शिफ्ट किया, तो शिफ्ट करने से आप जस्ट ऐसे ही जाके शिफ्ट नहीं कर दोगे किसी पॉइंट में, शिफ्ट करोगे तो भैया, है ना, जिस पॉइंट में आप शिफ्ट करोगे उसी पॉइंट के अबाउट, है ना, उसके साथ में कपल भी पिक्चर में आता है, जिसको आप बोलते हो क्या? फोर्स कपल सिस्टम। जिसको आप क्या बोलते हैं बताइए? तो फोर्स कपल
सिस्टम, फोर्स कपल सिस्टम। ओके सर, फाइन। अब इसके हिसाब से आप आंसर कर दीजिए जी, इसके हिसाब से आप आंसर कर दीजिए। बताइए तो सबसे पहले बात करते हैं, चलिए हम एलिमिनेट करते हैं तो ज्यादा मजा आता है ना, एलिमिनेट करते हैं। देखिए बिल्कुल एंजॉय करते हुए, है ना, हेडेक नहीं लेना है भाई। ओके, डी से स्टार्ट करें क्या? चलिए, तो भैया इस फोर्स को रिप्लेस किया जा सकता है किस तरह से? एन इक्वल, अपोजिट एंड पैरेलल फोर्स एफ ओनली। तो देखिए इस गिवन फोर्स को हम रिप्लेस किए हैं पैरेलल, पैरेलल है कि नहीं बताओ? अरे इसी के पैरेलल है ना भाई ये जो रिप्लेस किए हैं, बिल्कुल। तो पैरेलल तो है, बिल्कुल क्लियर बात। और इक्वल भी है, तो देखो ये भी एफ है तो ये भी एफ है, इक्वल भी है। मैं कौन सा बात कर रहा हूं? ये गिवन फोर्स को रिप्लेस करने की बात की है। तो रिप्लेस करने के बाद जो हमको फोर्स मिला है वो फोर्स कैसा होगा? इक्वल, तो इक्वल तो है। पैरेलल, तो पैरेलल भी है, लेकिन अपोजिट तो नहीं होगा ना, अपोजिट तो नहीं होगा, अपोजिट तो नहीं होगा। तो देखो तो अपोजिट नहीं है ना, कैसा है? सेम डायरेक्शन में। तो जब आप शिफ्ट करते हो तो सेम डायरेक्शन में शिफ्ट, है ना, शिफ्टेड फॉर्म पे मिलता है आपको। तो ये ऑप्शन डी तो नहीं हो सकता, ऑप्शन डी तो नहीं हो सकता। और साथ ही साथ और क्या बोल रहा है? फोर्स ओनली, सिर्फ फोर्स ओनली। शिफ्ट करोगे तो सिर्फ फोर्स बस आप शिफ्ट, है ना, फोर्स के फॉर्म बस में मिलेगा आपको, बोल रहा है। कपल की तो बात हो ही नहीं रही, तो ये तो नहीं हो सकता। मतलब ऑप्शन डी विल बी नॉट करेक्ट। ओके, ऑप्शन सी की बात करें, इस फोर्स को, इस गिवन फोर्स एफ को रिप्लेस किया जा सकता है कैसे? अ मूवमेंट एट पॉइंट क्यू ओनली, एट पॉइंट क्यू ओनली। तो पॉइंट क्यू में सिर्फ मूवमेंट की बात करोगे, मतलब मूवमेंट के फॉर्म में आप उसको रिप्लेस कर सकते हो। तो ऐसा तो होता नहीं है। देखो आप रिप्लेस करोगे तो क्या मिलेगा? क्या मिलेगा बताइए तो? वो फोर्स, वही फोर्स मिलेगा, वही फोर्स। देखो, लेकिन उसके साथ में क्या होगा? कपल होगा। तो ऑप्शन सी विल ऑल्सो बी नॉट करेक्ट। ओके फाइन, फाइन सर। बी में जाइए, ये भी नॉट करेक्ट ना। एनी, अब बात करते हैं क्या, बताइए, एलिमिनेट करने के लिए, है ना। ये देखिए तो ऑप्शन ए में यदि मैं जाता हूं तो एन इक्वल, बिल्कुल राइट, इस फोर्स को रिप्लेस किया जा सकता है एन इक्वल। तो इक्वल तो है इसके, इज दैट क्लियर? इक्वल तो है, बिल्कुल। अपोजिट, तो अपोजिट तो नहीं है सर, सेम, सेम डायरेक्शन पे होगा, सेम सेंस पे होगा, बिल्कुल सही बात। तो ये तो ऐसा ही खत्म हो गया, ऐसा ही ये खत्म हो गया, बिल्कुल। तो ऑप्शन बी विल बी करेक्ट। तो आप ऑप्शन बी को फिल कर सकते हैं भैया, ऑप्शन बी को आप फिल कर सकते हैं। देखिए तो जरा, आइए, एन इक्वल, बिल्कुल। पैरेलल है, पैरेलल, देखो इसके पैरेलल है, बिल्कुल। सेम सेंस ऑफ फोर्स, मतलब सेंस बोलने से इसका डायरेक्शन, देखो इसका जो डायरेक्शन है गिवन फोर्स का, और शिफ्ट करने के बाद फोर्स का जो डायरेक्शन, बिल्कुल इक्वल, पैरेलल, सेम सेंस ऑफ फोर्स। अप्लाइड किया जाएगा वो कहां पे? क्यू पॉइंट पे। किए हैं क्या? बिल्कुल। टुगेदर विथ कपल, टुगेदर विथ कपल, यस। तो यहां पे भैया फोर्स की भी बात हुआ और कपल का भी बात हुआ, देख पाएंगे आप, फोर्स का भी बात हुआ और कपल का भी बात हुआ, मतलब फोर्स कपल सिस्टम, फोर्स कपल सिस्टम। ओके फाइन, तो ऑप्शन बी विल बी करेक्ट। बताइए, यही कंसेप्ट अपन डिस्कस किए थे क्या? यही कंसेप्ट है ना, तो इसको अप्लाई कर पाए तो और गजब का हमारा जो फीलिंग है कंसेप्ट लोग गजब हो गया। समझ रहे हैं क्या बात को? ओके, बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो अब हम लोग बात करते हैं भैया क्या, ये तो हो गया, और है ना, जो भी आपको क्वेश्चंस मिलता है तो और आप प्रैक्टिस करते जाइएगा। तो मैं आपको बोला हुआ था कि, है ना, यहाँ पे हम लोग कुछ और टॉपिक्स भी है उसको डिस्कस करेंगे, राइट, जैसे वेरिगनस थ्योरम, और क्या, लॉ ऑफ मूवमेंट्स, और क्या उसी को क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट्स। ओके, ये रहा भैया स्क्रीन में वेरिगनस थ्योरम, है ना। तो इसका स्टेटमेंट क्या कहता है, पहले इसको हम लोग बात करते हैं, राइट। इफ मेनी फोर्सेस आर एक्टिंग ऑन द बॉडी, देन नेट मूवमेंट ड्यू टू all forces about any point or axis will be equal to the movement due to resultant force alone about same point or
एक्सिस, सेम पॉइंट और एक्सिस। समझ रहे हैं क्या बात को? यहां पे क्या बात हो रही भैया कि एक रिजिड बॉडी में जब मेनी नंबर ऑफ फोर्सेस, राइट, जब मैं बॉडी बोल रहा हूं तो आपको बाय डिफॉल्ट समझना होगा कि मैं रिजिड बॉडी की बात कर रहा हूं। इज दैट क्लियर? तो रिजिड बॉडी में सपोज आपके पास नंबर ऑफ फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं, ऐसा बोल है ना, एज पर दिस स्टेटमेंट नंबर ऑफ फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं, राइट। तो उन फोर्सेस का, क्लियर बात, एक सिंगल फोर्स होता है भैया जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिजल्टेंट फोर्स, जिसका इफेक्ट उतना ही होगा जितना कि सभी फोर्सेस मिलकर उस बॉडी में ला रहे हैं। इतना पता है आपको? इतना पता है क्या? बताइए। तो उस अकेले जो सिंगल फोर्स होते हैं उसको हम बोलते हैं रिजल्टेंट फोर्स। क्लियर? तो एज पर दी स्टेटमेंट ऑफ वैरिग्नास थ्योरम कि उन मेनी नंबर ऑफ फोर्सेस के कारण किसी पॉइंट और एक्सिस के अबाउट यदि आप मूवमेंट की बात करते हो जिसको बोलते हो नेट मूवमेंट ड्यू टू ऑल फोर्सेस, राइट, वो इक्वल होगा उस अकेले रिजल्टेंट फोर्स के कारण मूवमेंट के उसी पॉइंट और एक्सिस के अबाउट। समझ रहे हैं क्या बात को? समझ रहे हैं? फील करें तो आइए इसको, चलिए फील करते हैं डियर, इसको फील करते हैं। ओके, तो ये रहा भैया वैरिग्नास थ्योरम के लिए मैं फील करने जा रहा हूं रिजिड बॉडी, राइट। अब रिजिड बॉडी में सपोज मैं कोई प्लेन का बात करता हूं, रिजिड बॉडी में मैं कोई प्लेन का बात करता हूं, तो जनरल शेप का मैं रिजिड बॉडी की बात कर रहा हूं, राइट। तो उसमें जो प्लेन की बात करूंगा, राइट, उसमें प्लेन भी कैसा होगा, ऐसे उसको क्रॉस, है ना, क्या करते जाओ, जैसे जनरल शेप का एक रिजिड बॉडी, तो उसको मैं ऐसे कट करूंगा भैया, तो ऐसे क्रॉस सेक्शन दिखेगा आपको, तो वह भी कैसा होगा, क्रॉस सेक्शन जो होगा जनरल शेप का होगा ना। तो वैसे ही जनरल शेप का रिजिड बॉडी है, तो इसका एक जनरल शेप का मैं प्लेन की बात कर रहा हूं, और ये प्लेन को मैं बनाया हूं वर्टिकल प्लेन में, मतलब एक्स वाई प्लेन की बात कर रहा हूं, एक्स वाई प्लेन की, जिसमें मैं रिजिड बॉडी का, एक जनरल शेप की रिजिड बॉडी का प्लेन की बात कर रहा हूं। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? जिसमें आप देख पाएंगे डियर, मैं नंबर ऑफ फोर्सेस एक्ट करा के रखा हुआ हूं, राइट, और इन फोर्सेस को जस्ट मैंने बोल दिया है क्या, वर्टिकल फोर्सेस, वर्टिकल फोर्सेस, वर्टिकल फोर्सेस, वर्टिकल फोर्सेस, F1 F2 F3 F4, राइट। तो क्वेश्चन जब आप सॉल्व करने जाएंगे, राइट, तो है ना, ऑल दीज फोर्सेस, right, some of all these forces may be vertical, some of all these forces may be inclined, may be horizontal। इस तरह से ऐसा पॉसिबल है कि नहीं, बताइए तो। बिल्कुल पॉसिबल है, बिल्कुल। तो मैं अभी जस्ट ना इसको कंसेप्ट को फील करना है अपने को, तो मैं ना वर्टिकल 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 बात कर लिया। कोई दिक्कत होगा क्या इससे? कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए डियर, नहीं होना चाहिए। कंसेप्ट को कनेक्ट करते हैं ना, बिल्कुल सर, बिल्कुल। और हमको कोई पॉइंट बात करना होगा, हमको कोई एक्सिस बात करना होगा जिसके अबाउट हम मूवमेंट की बात करेंगे, जिसके अबाउट हम मूवमेंट की बात करेंगे। तो मैं ना यहाँ पे एक पॉइंट की बात कर रहा हूं, दैट पॉइंट इज नथिंग बट व्हाट, पॉइंट O, बिल्कुल। और इस पॉइंट के अबाउट जब मैं मूवमेंट की बात करूंगा, इन सभी फोर्सेस के कारण जो इस बॉडी में, इस बॉडी के एक पर्टिकुलर प्लेन में एक्ट कर रहा है। इज दैट क्लियर? ओके, तो इस पॉइंट से इन सभी फोर्सेस की लाइन ऑफ एक्शन का मेरे को परपेंडिकुलर डिस्टेंस बात करना होगा, राइट। तो मैं यहाँ पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस भी बात करूंगा, एंड दैट परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज नथिंग बट व्हाट, फॉर F1 फोर्स दिस इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस D1, for F2 force this is the perpendicular distance D2, for F3 force this is the perpendicular distance D3। okay sir, fine। and for force F4 this is the perpendicular distance D4। और ये सभी डिस्टेंस मैं उस पॉइंट से, है ना, मेजर कर रहा हूं जिस पॉइंट के अबाउट मैं मूवमेंट बात करने वाला हूं। क्या बात करने वाला हूं बताइए तो? मूवमेंट बात करने वाला हूं। ओके फाइन, तो चलिए बात करें क्या मूवमेंट। बिल्कुल बिल्कुल डियर, बात करते हैं। फिर ये यहां पे ले आता हूं मैं इसको। ओके, तो अब आप याद कीजिए, नंबर ऑफ फोर्सेस की बात होती है तो हम नेट मूवमेंट की बात करते हैं किसी भी पॉइंट के अबाउट। तो सिखाया मैंने मूवमेंट ऑफ फोर्स एंड मूवमेंट ऑफ कपल में, राइट। मैंने उसमें कुछ बेसिक प्रॉब्लम को भी डिस्कस किया डियर। ऐसा ही नहीं है कि उसमें आप देख पाएंगे कि अराउंड 1 आवर 50 मिनट्स का लेक्चर है, तो ऐसा ही जस्ट मैं कंसेप्ट नहीं बात किया। वहां पे मैं कुछ बेसिक प्रॉब्लम भी डिस्कस किया हूं मूवमेंट ऑफ फोर्स, मूवमेंट ऑफ कपल का, आपको फील कराने के लिए कंसेप्ट को, समझ रहे हैं। तो वहां पे मैं डिस्कस करके रखा हूं कि नेट मूवमेंट ऑफ फोर्स की बात हम कैसे करते हैं,
नेट मोमेंट ऑफ फोर्स, राइट, बिल्कुल। तो चलिए मूवमेंट अबाउट पॉइंट O, तो बताओ नेट मोमेंट ऑफ फोर्सेस बात करूंगा, क्लियर बात। तो सेंस ऑफ रोटेशन के अकॉर्डिंग हम लोग क्या बात करते हैं भैया, सेंस ऑफ रोटेशन के अकॉर्डिंग हम लोग क्लॉकवाइज को हम लोग बोलते हैं क्या, क्लॉकवाइज को बोलते हैं भैया, क्लॉकवाइज को बोलते हैं नेगेटिव, ये हमारा क्या था, अजम्पशन था, राइट। एंड काउंटर क्लॉकवाइज को बोलते हैं क्या बताइए, तो पॉजिटिव, ये हमारा क्या था, अजम्पशन था। क्या था बताइए डियर, अजम्पशन था। तो चलिए बताइए सुई और ये फोर्स लगाओ, ये सुई ये फोर्स कैसा, क्लॉकवाइज। तो सभी के सभी क्लॉकवाइज सेंस ऑफ रोटेशन प्रोड्यूस करेगा क्या, जब मूवमेंट की बात करोगे तो पॉइंट O के अबाउट। तो सर क्या हम सभी को माइनस से बात करेंगे क्या, यस डियर, माइनस F1 D1 माइनस F2 D2 माइनस F3 D3, क्लियर बात, आ रही बात समझ में, एंड माइनस का F4 D4, ओके फाइन। तो नेट मूवमेंट ऑफ ऑल दी फोर्सेस, नेट मूवमेंट ड्यू टू ऑल फोर्सेस अबाउट पॉइंट O बात किया, इज दैट क्लियर। सपोज मैं इसको नेमिंग करता हूं इक्वेशन नंबर 1, तो अब मेरे को क्या बात करना होगा बताइए, तो ये जो नेट मूवमेंट मैं बोल रहा हूं ड्यू टू ऑल फोर्सेस अबाउट पॉइंट O बात किया हूं मैं, बताइए तो अबाउट पॉइंट O बात किया हूं, क्लियर है, ओके। इसको पहले हटा देता हूं, ओके, अबाउट पॉइंट O, राइट। तो ये जो होगा नेट मूवमेंट अबाउट पॉइंट O, क्लियर, इक्वल होगा किसके, मूवमेंट, फिर से बात करना होगा ड्यू टू रिजल्टेंट फोर्स अलोन, ड्यू टू रिजल्टेंट फोर्स अलोन अबाउट द सेम पॉइंट और एक्सिस, अबाउट द सेम पॉइंट और एक्सिस, क्लियर बात, क्लियर है। तो आइए जरा, अब इन फोर्सेस का रिजल्टेंट भी होगा जी, इन फोर्सेस का क्या होगा बताइए, तो रिजल्टेंट होगा। तो बताइए मोर देन फोर्सेस की बात हो रही है, तो चाहे वो कोप्लेनर कंकरेंट फोर्स सिस्टम की बात हो, चाहे कोप्लेनर नॉन कंकरेंट फोर्स सिस्टम की बात हो, राइट, जब भी रिजल्टेंट फोर्स की बात होगी, मोर देन है या फिर नंबर ऑफ फोर्सेस जो डिफाइंड नहीं है, तो आप जाइए रिजोल्यूशन ऑफ फोर्स मेथड, समेशन Fx की वैल्यू बात करो, समेशन Fy की वैल्यू बात करो, देन रिजल्टेंट की बात करो। अब कैसे फाइंड आउट करना है आपको, तो गजब गाड़ी है, बिल्कुल बिल्कुल। तो रिजल्टेंट फाइंड आउट करोगे तो उसका मैग्नीट्यूड पता चलेगा, उसका डायरेक्शन पता चलेगा, समझ पा रहे हैं क्या बात को, ओके। तो है ना, अभी तक हमने बात किया भैया रिजल्टेंट फोर्स का मैग्नीट्यूड, रिजल्टेंट फोर्स का डायरेक्शन, ये फाइंड आउट करना सीखा है, क्लियर बात है ना। तो एक्चुअली वैरिग्नस थ्योरम का जो एप्लीकेशन जो होता है ना, वो रिजल्टेंट फोर्स के रिगार्डिंग ही होता है, जो एक और पैरामीटर को डिफाइन करता है, दैट इज नथिंग बट व्हाट, लोकेशन ऑफ पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ रिजल्टेंट फोर्स, इसी को हम लोग डिफाइन करते हैं, है ना, बाय द वैरिग्नस थ्योरम, कैलकुलेट करते हैं बाय द वैरिग्नस थ्योरम, राइट। तो भैया इसका रिजल्टेंट होगा, इसका जो रिजल्टेंट होगा, तो चलिए मैं अब यहाँ पे जस्ट कंसेप्ट की बात कर रहा हूं, तो जस्ट मैं क्या बोलूंगा यहाँ पे ना, मैं रिजल्टेंट फोर्स को इस तरह से यहाँ पे है करके मैं दिखा देता हूं, इस तरह से, समझ पा रहे हैं क्या बात को, ये है रिजल्टेंट फोर्स, क्लियर है बात। इसको भी मैं जस्ट दिखा रहा हूं कैसा, वर्टिकल, तो डिपेंड करेगा प्रॉब्लम वाइज, जब न्यूमेरिकल सॉल्व करने जाओगे तो ये भी इंक्लाइन हो सकता है, ये भी कैसा हो सकता है, इंक्लाइन हो सकता है ना, बिल्कुल बिल्कुल, ओके। तो जस्ट इसको मैं वर्टिकल डाउनवर्ड डायरेक्शन में है रिजल्टेंट फोर्स, इन फोर्स F1 का, F2 का, राइट, फोर्स F1, फोर्स F2, फोर्स F3, फोर्स F4 का जो रिजल्टेंट है वो क्या है, ये R है, समझ पा रहे हैं क्या बात को, बिल्कुल बिल्कुल। ये इसको थोड़ा सा और मैं हाईलाइट करता हूं भैया, राइट। तो इसी रिजल्टेंट का आपको मूवमेंट बात करना होगा, मूवमेंट बात करना होगा, इस अकेले रिजल्टेंट फोर्स के कारण मूवमेंट किस पॉइंट के अबाउट, इसी पॉइंट O के अबाउट, तो मेरे को डिस्टेंस भी बात करना होगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, सपोज कीजिए दिस डिस्टेंस इज नथिंग बट व्हाट, D, इसको मैं अलग डिफरेंट कलर से बात करता हूं, दिस डिस्टेंस इज नथिंग बट व्हाट, D, जस्ट D बोल रहा हूं ना, ये है ना रिजल्टेंट फोर्स, इसका लाइन ऑफ एक्शन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस इस पॉइंट O के बाद, ओके सर फाइन। तो ये भी आप देख पाएंगे जैसा मैं यहाँ पे रिजल्टेंट फोर्स को लोकेट किया हूं, ये भी कैसा, क्लॉकवाइज, राइट, कैसे, क्लॉकवाइज सेंस ऑफ रोटेशन। तो रिजल्टेंट के कारण मूवमेंट की बात करें
तो क्या बोल पाएंगे डियर, बताइए तो जरा। ये रहा भैया रिजल्टेंट के कारण मूवमेंट अबाउट पॉइंट ओ। देखिए रिजल्टेंट के कारण मूवमेंट अबाउट पॉइंट ओ, क्लियर बात। तो आप कैसे बोलेंगे, आप बोलेंगे भैया आर रिजल्टेंट फोर्स, बिल्कुल, इनटू डी क्लॉकवाइज सेंस ऑफ रोटेशन। तो इस तरह से ये रहा भैया इक्वेशन नंबर 2। तो एज पर द वैरिग्नस थ्योरम, वैरिग्नस थ्योरम, वैरिग्नस थ्योरम के अकॉर्डिंग, राइट, इक्वेशन क्या, ये 1 और ये जो 2 है दोनों इक्वल होंगे क्या जी? बिल्कुल सर, इक्वल तो हो जाएंगे। कैसे? नेट मूवमेंट अबाउट नेट मूवमेंट ऑफ ऑल द फोर्सेस, राइट, अबाउट पॉइंट ओ इक्वल्स टू, राइट, मूवमेंट ऑफ रिजल्टेंट फोर्स अलोन अबाउट द सेम पॉइंट और एक्सिस। क्लियर? ऐसे बोलते हैं ना। तो ये भैया रिजल्टेंट फोर्स के कारण मूवमेंट अबाउट पॉइंट ओ, बिल्कुल इक्वल हो जाएगा। तो ये F1 D1, राइट, तो यहां पे इसको मैं ऐसा बात कर पाऊंगा, देखिएगा F1 D1 प्लस F2 D2 प्लस F3 D3, राइट, प्लस F4 D4 इक्वल्स टू R। क्लियर? देखिए तो क्या था, R D, ऐसे बोल पाएंगे क्या? क्योंकि जिस तरह से है ना, मैं ऐसा बात किया हूं भैया, ये माइनस माइनस में था, सबके सब देखो, सबके सब माइनस में, तो इसको यहां से कॉमन लिया, इस माइनस को मैं यहां से कॉमन लिया, और यहां पे आर डी भी देखोगे तो माइनस में, तो दोनों तरफ से माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा भैया। क्या हो जाएगा बताइए? कैंसिल। ओके, इस तरह से तो आपको इस तरह की इक्वेशन मिलेगा जो क्या बताएगा? वैरिग्नस थ्योरम, वैरिग्नस थ्योरम बताएगा। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर डियर? ओके, तो बेसिकली है ना, वैरिग्नस थ्योरम का यूज हम लोग क्यों करते हैं, इसके बारे में बात करते हैं। आइए यहां पे आइए, ये भैया इसका एप्लीकेशन में, क्लियर बात। इट इज यूज्ड टू फाइंड द लोकेशन ऑफ पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ रिजल्टेंट फोर्स विथ रेस्पेक्ट टू एनी पॉइंट और एक्सिस। बेसिकली हम लोग वैरिग्नस थ्योरम का जो यूज करते हैं ना डियर, रिजल्टेंट फोर्स के पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन, राइट, रिजल्टेंट फोर्स का जो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन है वो कहां पर है, किसी पॉइंट और एक्सिस के रेस्पेक्ट में, इसको फाइंड आउट करने के लिए हम वैरिग्नस थ्योरम को यूज करते हैं। तो आइए जरा, हर एक फोर्स जब बॉडी में एक्ट करता है, चाहे आप F1 की बात करो, चाहे F2 की बात करो, चाहे F3 की बात करो, चाहे F4 की बात करो, उसका पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन की बात होगी कि नहीं होगी बताइए? नीडेड पैरामीटर है ना भाई। तो रिजल्टेंट फोर्स का भी तो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन कहीं पे होगा ना, ये है सपोज वो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन, दैट इज द P, सपोज कीजिए। समझ रहे हैं क्या बात को? तो किसी है ना, अब इसका लोकेशन आपको बताना है, डिस्टेंस ऐसा मेजर करके, तो कैसे बताओगे? कोई ना कोई आप रेफरेंस ऐसे पॉइंट की बात करोगे, एक्सिस की बात करोगे। समझ पा रहे हैं क्या बात को? ओके, तो आप जैसे ओ पॉइंट के अबाउट बात कर रहे हैं भैया, राइट, तो लोकेशन ऑफ पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ रिजल्टेंट फोर्स क्या होगा? ऐसा मैं यदि आपसे पूछूं तो आप क्या बोलोगे? सर ओ से मैं डिस्टेंस मेजर करूंगा पी तक का, दैट विल बी नथिंग बट दिस डी विल बी द location of point of application of resultant. Is that clear? With respect to point O, समझ पा रहे हैं क्या बात को? तो वैरिग्नस थ्योरम का ये जो इक्वेशन है, यहीं से आप बता पाएंगे क्या डी की वैल्यू? नहीं बता पाएंगे जी, बिल्कुल बता पाएंगे सर। तो आप क्या बात करेंगे? ये रहा भैया डी, क्लियर है बात? ओके, और जस्ट आप ट्रांसपोज कर दीजिएगा, F1 D1 प्लस F2 D2 प्लस F3 D3 प्लस F4 D4, क्लियर बात? डिवाइडेड बाई रिजल्टेंट। समझ रहे हैं क्या बात को? ओके, तो इस तरह से भैया आप है ना पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ रिजल्टेंट फोर्स, इसको फाइंड आउट करने के लिए, बेसिकली पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन को लोकेट करने के लिए है ना, आप बात करते हो वैरिग्नस थ्योरम। किसका पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन? रिजल्टेंट फोर्स का, रिजल्टेंट फोर्स का। समझ रहे हैं? तो दिस इज ऑल अबाउट
the Varignans theorem, all about the Varignans theorem, right? तो पॉइंट के अबाउट हम लोग जनरली मूवमेंट की जब बात करते हैं ना डियर, प्रॉब्लम वाइज है ना, क्वेश्चन वाइज, तो पॉइंट के अबाउट ही जनरली बात करते हैं। क्लियर है? ओके। क्यों ऐसा? क्योंकि ना हमारे पास जो प्रॉब्लम्स होते हैं, जैसे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स की ज्यादा बात तो नहीं करते हम लोग, लेकिन जब भी हम प्रॉब्लम्स की बात करते हैं तो प्लेन वाला प्रॉब्लम ही ज्यादा बात होती है इंजीनियरिंग मैकेनिक्स सब्जेक्ट में। ऐसे 95% प्रॉब्लम। क्लियर है क्या बात? इसलिए ना हम लोग जस्ट पॉइंट के अबाउट मूवमेंट की बात करते हैं। सर एक्सिस के अबाउट बात कर सकते हैं क्या? बिल्कुल डियर कर सकते हो, बताया तूने यार, मूवमेंट ऑफ फोर्स, मूवमेंट ऑफ कपल, आप देखियो लेक्चर, देखो यहां पर भी आप बात करना चाहो तो आप एक्सिस के अबाउट बात करेंगे तो आप बताइए मैं कौन सा प्लेन में बात किया इसको? एक्स वाई प्लेन, एक्स वाई प्लेन में बात किया हूं, एक्स वाई प्लेन। यही बोला था ना, रिजिड बॉडी का कोई एक वर्टिकल प्लेन, एक्स वाई प्लेन। तो मूवमेंट जो होगा उस प्लेन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होता है, मैंने बताया था आपको। तो ये इस डायरेक्शन में आपको है ना मूवमेंट बात करना होगा। जितना भी मूवमेंट बात करोगे, किसी भी पॉइंट के अबाउट जब मूवमेंट की बात करोगे, यहाँ पे डायरेक्शन की बात करोगे या फिर एक्सिस के अबाउट बात करोगे, तो वो क्या होगा? जेड एक्सिस, जेड एक्सिस, जेड एक्सिस। इज दैट क्लियर? लेकिन हम लोग पॉइंट के अबाउट ही जनरली डिफाइन करते हैं, इसलिए ऐसा है। क्लियर है क्या बात? बताइए। वैरिग्नास थ्योरम क्लियर है? तो वैरिग्नास थ्योरम में ये वाला हमेशा याद रखना। कैसे? ये देखो, ये याद रखना हमेशा। कौन सा भैया? कि ये वाला, दैट इज नथिंग बट व्हाट? नेट मूवमेंट ड्यू टू ऑल फोर्सेस अबाउट एनी पॉइंट और एक्सिस will be equal to the movement due to resultant force alone about the same point or axis, about the same point or axis। ये as per the Varignans theorem। और Varignans theorem का जो एप्लीकेशन होगा वो रिजल्टेंट फोर्स के क्या पॉइंट ऑफ एप्लीकेशंस को फाइंड आउट करने के लिए विथ रेस्पेक्ट टू एनी पॉइंट हम लोग बात करते हैं। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? ओके ना, तो ये हो गया Varignans थ्योरम। दिस इज ऑल अबाउट द Varignans थ्योरम। ओके, तो Varignans थ्योरम के बाद अब हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्या? लॉ ऑफ मूवमेंट्स, और आई कैन से प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट्स। तो एक्चुअली Varignans थ्योरम एंड प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट्स, जिसको आप बोलेंगे लॉ ऑफ मूवमेंट्स, ओके, बोथ आर रिलेटेड टू ईच अदर। एक्चुअली रिलेटेड है वो, लेकिन डिफरेंट है, राइट? तो वो बात करते हैं तो यहां पे मैं बोल पाऊंगा, राइट? ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन भी आए हुए हैं, मैं दिखाऊंगा आपको एग्जाम में कि इट इज रिलेटेड टू प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट्स, प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट्स। तो ऐसा क्यों सर डिफरेंट भी बोल रहे हो और आप रिलेटेड भी बोल रहे हो? Varignans थ्योरम एंड प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट्स को तो रिलेटेड कैसे बात कर दिए? फिर डिफरेंट बोल रहे हो तो रिलेटेड कैसे? तो देखिए डियर, डिस्कस करते हैं फिर। ओके, ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं? ऐसा इसलिए बोल रहा हूं डियर क्योंकि वहां पर भी ना हम लोग क्या बात करते हैं पता है? प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट्स पे, जस्ट मैं भी दिखा रहा हूं, प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट्स या फिर कहीं आप लॉ ऑफ मूवमेंट्स पे आप बात करते हो क्या? नेट मूवमेंट ड्यू टू ऑल फोर्सेस, ऐसा बात करते हो आप वहां पर भी, इसलिए रिलेटेड है वो, रिलेटेड। समझ रहे हैं क्या बात को? इतना बात होगा, नेट मूवमेंट ड्यू टू ऑल फोर्सेस, इतना बात जरूर होगा, क्लियर बात है, लेकिन ये वाला बात नहीं होगा। समझ रहे हैं? समझ पा रहे हैं क्या बात को? क्लियर? तो चलिए फील करते हैं हम लोग, है ना, फील करते हैं। आइए जरा, तो मैं आगे बढ़ता हूं। ये प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट्स या फिर इसी को कहिए लॉ ऑफ मूवमेंट्स, राइट? तो इसका स्टेटमेंट क्या होता है? देखिए, रीड करते हैं भैया, वेरी केयरफुली, वेरी केयरफुली। इफ अ सिस्टम ऑफ कोप्लेनर फोर्स इज इन इक्विलिब्रियम, राइट, एंड दिस इज द वर्ड, यही ये वो वर्ड है जो प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट्स और क्या Varignans थ्योरम दोनों को डिफरेंशिएट करता है, राइट? दोनों में डिफरेंस क्रिएट करता है, यही वो वर्ड। इज दैट क्लियर? Varignans थ्योरम में हम ऐसा इक्विलिब्रियम की बात नहीं करेंगे। अब बताइए किए थे क्या? पूरा कंसेप्ट तो हमने डिस्कस किया ना Varignans थ्योरम, कहीं पर ऐसा बात हुआ था क्या? नहीं हुआ था। तो आगे और रीड करते हैं। इफ अ सिस्टम ऑफ कोप्लेनर फोर्सेस इज इन इक्विलिब्रियम, राइट, then the algebraic sum of their moments about any point or axis in their plane is
जीरो, इन देयर प्लेन इज जीरो। तो यहां पे जो मैं बात किया था भैया, आइए तो वेरिग्नस थ्योरम में आइए जरा आप, ये क्लियर बात। मैं जो फोर्सेस बात किया हूं, कोप्लेनर फोर्सेस ही तो बात किया हूं, क्या किया हूं कि नहीं बताइए? बिल्कुल, कोप्लेनर फोर्स ही तो बात की हो सर, आप बिल्कुल सही बोल रहे हो ना। अब इन कोप्लेनर फोर्सेस के कारण नेट मूवमेंट की बात किए कोई पॉइंट और एक्सिस के अबाउट, तो यहां पर भी तो बात हो रही है ना। देन देयर अलजेब्रिक सम ऑफ देयर मूवमेंट्स, अलजेब्रिक सम ऑफ देयर मूवमेंट्स का मतलब होता है भैया नेट मूवमेंट। क्या? नेट मूवमेंट। ये अबाउट एनी पॉइंट ऐसा बोल सकता हूं मैं, अबाउट एनी पॉइंट। तो चलिए अबाउट एनी पॉइंट को इस तरह से बोल देता हूं, नेट मूवमेंट। यही हुआ ना, अलजेब्रिक सम ऑफ देयर मूवमेंट्स। ये क्लियर है क्या पॉइंट? ओके, तो यहां पर भी तो यही बात हुआ ना भाई, हुआ कि नहीं हुआ बताइए तो? ये लेकिन वेरिग्नस थ्योरम में ये जो नेट मूवमेंट है, अलजेब्रिक सम ऑफ मूवमेंट जो है, ये जीरो नहीं होता वेरिग्नस थ्योरम। ये क्या है बताइए तो? वेरिग्नस थ्योरम है भाई, वेरिग्नस थ्योरम। समझ रहे हैं क्या बात को? वेरी केयरफुली, वेरिग्नस थ्योरम है ये। इसमें जीरो नहीं होता, देख पाएंगे, इसमें जीरो नहीं होता। जो नेट मूवमेंट होता है वो रिजल्टेंट फोर्स के कारण, अकेले रिजल्टेंट फोर्स के कारण जो मूवमेंट की बात करेंगे उसी पॉइंट एक्सिस के बाद उसके इक्वल होता है, इक्वल होता है। ये लेकिन एज पर द प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स, लॉ ऑफ मोमेंट्स, क्लियर बात, ये जो क्या नेट मूवमेंट और अलजेब्रिक सम ऑफ मूवमेंट्स ऑफ ऑल द कोप्लेनर फोर्सेस, राइट, क्या होगा? जीरो होगा। क्या होगा? जीरो होगा। दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट्स, और यू कैन से लॉ ऑफ मूवमेंट्स, प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट्स और लॉ ऑफ मूवमेंट्स। तो एक्चुअली ये इक्विलिब्रियम का कंसेप्ट यहां पे यूज होता है, इक्विलिब्रियम का कंसेप्ट। और इक्विलिब्रियम ये हमारा ना थर्ड मॉड्यूल है, जस्ट अपकमिंग लेक्चर, और आई कैन से अपकमिंग मॉड्यूल। समझ रहे हैं? तो मैं और डिस्कस करूंगा कि इक्विलिब्रियम का मतलब होता है भैया नेट इफेक्ट इज जीरो। क्या होता है बताइए? नेट इफेक्ट इज जीरो। क्लियर बात? या फिर मैं बोलूं इफेक्ट इज जीरो। और इफेक्ट मतलब किसका इफेक्ट? क्या है बताइए तो भाई? इंजीनियरिंग मैकेनिक्स हम लोग फोर्स की बात करते हैं ना, तो फोर्स का इफेक्ट, फोर्स के कारण जो मूवमेंट बात करोगे उसका इफेक्ट, जो भी इफेक्ट बात करोगे बॉडी में, वो क्या हो? जीरो हो। क्या हो? जीरो हो। तो उन फोर्सेस के कारण जो भी इफेक्ट जीरो हो रहा है बॉडी में, तो इसका मतलब क्या हुआ? फोर्सेस बैलेंस होगा। फोर्सेस क्या होगा? बैलेंस। तो बेसिकली हम लोग इक्विलिब्रियम में ना सिचुएशन ऑफ बैलेंस को डिफाइन करते हैं, सिचुएशन ऑफ बैलेंस को डिफाइन करते हैं। फोर्सेस के लिए डिफाइन करते हो तो इक्विलिब्रियम की बात करते हो, इक्विलिब्रियम फोर्सेस की बात करते हो। तो यहाँ पे सिस्टम ऑफ कोप्लेनर फोर्सेस मतलब फोर्सेस की बात हो रही है बेसिकली। वो फोर्सेस कैसे होंगे? इज इन इक्विलिब्रियम, मतलब वो बैलेंस्ड में होंगे। यदि ऐसा बैलेंस्ड में होंगे फोर्सेस जो है, तो उसके कारण अलजेब्रिक मूवमेंट्स आप बात करोगे, अलजेब्रिक सम ऑफ मूवमेंट्स बात करोगे, तो वो मूवमेंट्स क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा, क्योंकि भैया वो फोर्सेस कैसा है? बैलेंस है। उसके कारण मूवमेंट भी बात करोगे तो भी तो बैलेंस होगा, जीरो होगा। बैलेंस मतलब जीरो ना, समझ रहे हैं क्या बात को? +5 -5 बैलेंस जीरो, यही तो होता है ना भाई, समझ रहे हैं? तो बेसिकली इफेक्ट इज जीरो, द मीनिंग ऑफ इक्विलिब्रियम इज इफेक्ट इज जीरो। ओके फाइन। और कोप्लेनर नॉन कंकरेंट फोर्स सिस्टम का नेट इफेक्ट, जैसे मैं आपको कल के लेक्चर में समझाया, समझ रहे हैं क्या बात को? तो उसने बताइए तो समेशन Fx समेशन Fy नेट मूवमेंट अबाउट एनी पॉइंट, इतना बात किया था क्या? बताइए जी, बताइए, किया था ना मैं ऐसा इफेक्ट में जी, कोप्लेनर नॉन कंकरेंट फोर्स सिस्टम का, राइट। तो उन इफेक्ट को जीरो करके दिखाया तो 3 इक्वेशन आया था, समेशन Fx = 0, समेशन Fy = 0, नेट मूवमेंट अबाउट एनी पॉइंट = 0। ऐसा आया था कि नहीं आया था बताइए? हालांकि वो स्टैटिक इक्विलिब्रियम इक्वेशन है करके भी मैं बताया आपको, जो इक्विलिब्रियम चैप्टर का पार्ट है करके भी बताया, लेकिन जस्ट मैं आपको फील कराया था, दिखाया था। तो यहां पे ये नेट मूवमेंट अबाउट एनी पॉइंट = 0 बोल रहा हूं, तो ये भी कहीं ना कहीं इफेक्ट ही तो है, इफेक्ट ही तो है। तो ये इक्विलिब्रियम के कारण इस इफेक्ट को हम जीरो बात करते हैं। समझ रहे हैं बात को? तो आपको समझ में आना चाहिए कि जब कोई आपसे पूछे वेरिग्नस थ्योरम, जब कोई पूछे आपसे प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट्स और लॉ ऑफ मूवमेंट्स, तो आपको समझ में आना चाहिए कि बोथ आर
टोटली डिफरेंट, टोटली डिफरेंट। कभी भी आप नहीं बोलेंगे कि बोथ आर द सेम। एक्चुअली समझ रहे हैं क्या बात को? ओके, कंसेप्चुअली जब ऐसा बात करते हैं तो समझ रहे हैं। और आपके क्वेश्चन जो आएंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे, वो कंसेप्ट के ऊपर होगा। एंड दिस इज कंसेप्ट, दिस इज दैट कंसेप्ट। समझ रहे हैं बात को? ओके ना, तो यहां पे जस्ट आप बोल सकते हो भैया कि जो वैरिगनस थ्योरम है वो रिलेटेड है प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट से और लॉ ऑफ मूवमेंट से, लेकिन दोनों सेम नहीं है। समझ रहे हैं बात को? क्योंकि बताइए तो क्यों? क्योंकि ना यहाँ पे ना जो नेट मूवमेंट की बात करते हो, प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट्स में भी बात करते हो, अलजेब्रिक सम ऑफ देयर मूवमेंट्स ना, और वैरिगनस थ्योरम में भी बात करते हो नेट मूवमेंट। इस तरह से जस्ट रिलेटेड है, कुछ कुछ बातें सेम होती है करके, लेकिन यहाँ पे इक्विलिब्रियम की बात होती है प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट्स में, लेकिन उसमें इक्विलिब्रियम की बात नहीं होती है। समझ पाए क्या बात को? क्लियर है जी? ओके, तो चलिए फिर अब मैं ना कुछ क्वेश्चंस की डिस्कस करता हूं डियर, कुछ क्वेश्चंस की डिस्कस करता हूं। ओके, तो ये रहा भैया स्क्रीन में आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज दी है ना, ये जो क्वेश्चन है ये वाइजैक स्टील एमटी 2017 में फ्रेम किया हुआ क्वेश्चंस है, राइट। तो कुछ क्वेश्चंस मैं और डिस्कस करता हूं, क्लियर है? 5 to 6 क्वेश्चंस जो वैरिगनस थ्योरम एंड लॉ ऑफ मूवमेंट्स और यू कैन से प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट के ऊपर बेस्ड होगा, कंसेप्चुअल क्वेश्चन, राइट। ओके फाइन, तो इसके बाद फिर लेक्चर को एंड करेंगे, राइट। तो यहाँ पे आप फील कर पाएंगे डियर, आप यहाँ पे बिल्कुल फील कर पाएंगे कि वैरिगनस थ्योरम एंड जो प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट्स है वो डिफरेंट होता है, डिफरेंट होता है। क्लियर बात? तो वेरी केयरफुली, वैरिगनस थ्योरम ऑफ मूवमेंट्स स्टेट्स दैट इफ नंबर ऑफ कोप्लेनर फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ पार्टिकल देन, राइट। तो यहाँ पे पार्टिकल है ना, इसका मीनिंग बेसिकली आपको समझना भी है, ये बॉडी है, कुछ नहीं है, बॉडी है। समझ रहे हैं, राइट। एक्चुअली जब हम पार्टिकल को डिफाइन करते हैं तो मैं डायनेमिक में ऐसे डिफाइन करूंगा पार्टिकल को, क्लियर। तो पार्टिकल जो होता है भैया, पार्टिकल इज वेरी इन्फिनिटली स्मॉल थिंग, बहुत ही छोटा थिंग होता है, राइट, जिसका मास एक पॉइंट पे कंसंट्रेट किया जाता है, ऐसा हम अज्यूम करते हैं, ऐसा हम अज्यूम करते हैं। समझ रहे हैं क्या बात को? तो ऐसा अज्यूम करते हुए जब हम डिफाइन करते हैं वेरी इन्फिनिटली स्मॉल थिंग को, समझ रहे हैं, तो उसको बोलते हैं पार्टिकल। क्लियर है बात? तो पार्टिकल इज नथिंग बट बॉडी, बॉडी ही है। समझ रहे हैं, बॉडी को ही डिफाइन करते हैं, क्योंकि मास की बात करोगे तो मास किसका बात करोगे? बॉडी का ही बात करोगे, और बॉडी मतलब रिजिड बॉडी। तो आप यहाँ पे जस्ट रिजिड बॉडी समझिए, बॉडी समझिए, क्लियर बात है, जिसमें कोप्लेनर फोर्सेस एक्ट कर रहा हो, कोप्लेनर फोर्सेस एक्ट कर रहा हो। तो ऑप्शन ए वैगनस थ्योरम के अकॉर्डिंग बात करना है। तो आपको पता है वैगनस थ्योरम क्या होता है? नेट मूवमेंट अबाउट एनी पॉइंट, नेट मूवमेंट अबाउट एनी पॉइंट विल बी इक्वल्स टू, क्लियर बात, नेट मूवमेंट ऑफ ऑल द फोर्सेस, ऐसे बोलते हैं ना। ये होता है भैया रिजल्टेंट फोर्स के कारण मूवमेंट, रिजल्टेंट फोर्स के कारण मूवमेंट अबाउट सेम पॉइंट, जैसे एक पॉइंट बोला तो यहाँ भी एक पॉइंट, बिल्कुल बिल्कुल ये होता है वैगनस, राइट। तो ऑप्शन ए देखिए, तो देयर अलजेब्रिक सम इज जीरो, मतलब क्या बोलना चाह रहा है कि इफ नंबर ऑफ कोप्लेनर फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ पार्टिकल दैट मींस बॉडी, राइट। तो उसका अलजेब्रिक सम, एक्चुअली अलजेब्रिक के बाद एक वर्ड मिस हो गया भैया, ये सम है अलजेब्रिक सम। किसका अलजेब्रिक सम? इन फोर्सेस का अलजेब्रिक सम जीरो। तो ऐसा बात तो होता नहीं है, मूवमेंट की बात होती है, नेट मूवमेंट ड्यू टू ऑल फोर्सेस की बात होती है, अलजेब्रिक सम ऑफ मूवमेंट्स ड्यू टू ऑल फोर्सेस की बात होती है, किसमें? वैगनस थ्योरम में। अलजेब्रिक सम ऑफ फोर्सेस की बात होना होती है जी, बिल्कुल नहीं, तो ये तो नहीं हो। बी देयर लाइन ऑफ एक्शन आर एट इक्वल डिस्टेंस, नो, इस तरह से तो बात करते ही नहीं सर हम लोग वैगनस थ्योरम में, बिल्कुल सही बात, बिल्कुल सही बात ना। द अलजेब्रिक सम ऑफ देयर मूवमेंट्स, किसका मूवमेंट्स? इन कोप्लेनर फोर्सेस का मूवमेंट्स अबाउट एनी पॉइंट इन देयर प्लेन इज जीरो, राइट। तो बताइए ये कौन डिफाइन करता है? ये किस लॉ के अकॉर्डिंग होता है? तो ये जो बोल रहे हैं अलजेब्रिक सम ऑफ मूवमेंट्स, राइट, ऑफ फोर्सेस, क्लियर बात। तो ये होता है भैया लॉ ऑफ मूवमेंट्स, लॉ ऑफ मूवमेंट्स और प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट, प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट। समझ रहे हैं क्या बात को? बट ये क्या होता है? एज पर द वैरिगनस थ्योरम। तो हमको बताना है भैया क्या वैरिगनस थ्योरम के अकॉर्डिंग बात करना है, राइट। तो ये सी क्या है? एज पर द लॉ
ऑफ मूवमेंट्स और प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट्स। तो ये तो बात नहीं करेंगे ना, हमको बात करने वाइब्रेशंस थ्योरम। इज दैट क्लियर? तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा क्या सर? यस डियर, यस, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। तो ऑप्शन डी में आप देख पाएंगे द अलजेब्रिक सम ऑफ देयर मूवमेंट्स about any point is equal to movements of their resultant force about the same point, same point। यही होता है क्या बताइए? ये same point, same point। बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो क्वेश्चंस का जो आंसर है वो क्या है? डी है, दैट इज आंसर डी। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा है, ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 13, जो कि हिमाचल प्रदेश पीएससी ए एग्जाम 2018 में फ्रेम किया हुआ क्वेश्चन है, राइट। और साथ ही साथ तमिलनाडु पीएससी ए एग्जाम 2015 में भी फ्रेम किया हुआ क्वेश्चन है। सेम क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन। आइए जरा क्या कहता है? द मूवमेंट ऑफ फोर्स अबाउट अ पॉइंट is equal to the algebraic sum of the component of forces about the same point is known as। समझ रहे हैं क्या बात को? क्लियर है? मतलब यहां पे एक फोर्स का मूवमेंट बात कर रहे हैं, राइट, और इस फोर्स के बहुत सारे कंपोनेंट F1, F2, F3, इस तरह से इसका मूवमेंट। क्लियर बात? तो जस्ट ये क्या बात हो रहा है बताओ? इसके कारण मूवमेंट की बात करेंगे, राइट, और इसके कारण मूवमेंट की बात करेंगे इस तरह से, तो दोनों इक्वल होंगे, ऐसा बोल रहे हैं ना भाई? क्लियर है? अरे बात समझ में, देखो यही बात हो रहा है ना, मूवमेंट ऑफ फोर्स मतलब ये अबाउट पॉइंट है ना, कोई भी पॉइंट इज इक्वल टू अलजेब्रिक सम। तो कोई भी पॉइंट बात कर लो, चलो ओ पॉइंट बात कर लिया। समझ रहे हैं क्या बात को? क्लियर है? ये फोर्स के कारण मूवमेंट ओ पॉइंट के अबाउट, तो यहां पर भी होगा। क्लियर बात? जब ये क्या होगा? इक्वल होगा बोल रहे हैं, ये इक्वल है ना, क्या? द अलजेब्रिक सम ऑफ द कंपोनेंट ऑफ फोर्सेस, तो कंपोनेंट ऑफ फोर्सेस का मूवमेंट ये अबाउट द क्या? सेम पॉइंट, सेम पॉइंट। तो देखो यहां भी ओ पॉइंट, यहां भी पॉइंट, इस तरह से। समझ रहे हैं बात को? क्लियर है? तो ये जस्ट क्या है बताइए? तो ये क्या है जी? इसको रिजल्टेंट से रिप्लेस कर दो। समझ रहे हैं? तो आप जैसे लिखते थे इक्वेशन में क्या कि भैया ये रिजल्टेंट के कारण मूवमेंट, रिजल्टेंट के कारण मूवमेंट, राइट। देखिए वेरी केयरफुली इस तरह से। तो ये वेरिगनस थ्योरम होता है क्या बताइए? अरे वेरिगनस थ्योरम होता है क्या? बिल्कुल सर। सर ये क्या ट्रेस्का थ्योरी बोल रहा है सर? अपन तो नहीं पढ़ते हैं ऐसा। बिल्कुल डियर, नहीं पढ़ते हैं। लॉ ऑफ पैरेललोग्राम, अरे ये तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता। कहां होगा जी? समझ रहे हैं क्या बात? लॉ ऑफ ट्रायंगल, नो, बिल्कुल भी नहीं। एक ही तो बच गया सर, आंसर डी इज करेक्ट, आंसर डी इज करेक्ट। ओके, बिल्कुल। तो कई बार ऐसा हो सकता था कि इसी क्वेश्चंस में ना ऑप्शन वेरिगनस थ्योरम रहता, लेकिन एक आध ऑप्शन प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट्स भी हो जाता। समझ रहे हैं? तो आप हड़बड़ी में वही टिक लगा के आ जाते हैं। समझ पा रहे हैं क्या बात को? और प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट्स क्या कहते हैं भैया? ये अलजेब्रिक सम ऑफ मूवमेंट्स ड्यू टू ऑल फोर्सेस अबाउट एनी पॉइंट इक्वल्स टू 0। इस तरह से एनी पॉइंट, चलिए एनी पॉइंट में ए बोल दिया, कोई पॉइंट बोल सकते हो, ठीक है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं। तो ये बात थोड़ी ना हुई आपको, आपको बात हुई है ये, राइट। तो चलिए समझ पा रहे होंगे ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, राइट। ये रहा आरआरबी जेई फर्स्ट शिफ्ट 2019 में फ्रेम किया हुआ क्वेश्चन है, राइट। तो देखिए ये क्वेश्चन है भैया प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट्स के ऊपर, वेरी केयरफुली बताइए। तो अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट्स, राइट, तो आपको पता है स्टेटमेंट क्या होता है, कंसेप्ट क्या है? इफ अ सिस्टम ऑफ कोप्लेनर फोर्सेस इज इन इक्विलिब्रियम देन देयर अलजेब्रिक सम इज, तो ये क्या बोलना चाह रहा है कि भैया सिस्टम ऑफ कोप्लेनर फोर्सेस इज इन इक्विलिब्रियम। ठीक, इतना तो बात होता है सर, इतना तो बात होता है कि इसमें प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट्स में इतना तो बात होता है, लेकिन इसके आगे जो बात हो रही है ये बात नहीं होता है भैया, क्या कि देन देयर अलजेब्रिक सम, किसका अलजेब्रिक सम बोल रहा है? कोप्लेनर फोर्सेस का अलजेब्रिक सम बोल रहे हैं भैया। तो ये तो बात नहीं होता है सर, इसका अलजेब्रिक सम थोड़ी ना बात करते हैं, जो 0 होगा ऐसा थोड़ी ना बात करते हैं सर। हम तो मूवमेंट की बात करते हैं, अलजेब्रिक सम ऑफ मूवमेंट्स इस तरह से 0, किसमें? प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट्स में, जिसको आप बोलिए लॉ ऑफ मूवमेंट्स, ऐसा बात करते हैं अबाउट एनी पॉइंट। तो ए तो नहीं हो सकता, जो नहीं हो सकता उसको पहले हटाओ। तो
हटाओ सर उसको, तो पॉजिटिव नेगेटिव कपल्स कैन बी बैलेंस। अरे यार किस तरह से बात हो रहा है यार, है ना, ऐसा बात तो होता ही नहीं है ना भाई। इफ अ सिस्टम, अरे लॉ ऑफ मोमेंट्स में कहां ऐसा बात होता है, बिल्कुल। इफ अ सिस्टम ऑफ कोप्लेनर फोर्सेस इज इन इक्विलिब्रियम, बिल्कुल इतना तो बात होता है सर। देन the algebraic sum of their movements about any point in their plane is zero। yes yes yes, यही तो है सर, यही तो है सर, यही है। ऑप्शन सी विल बी करेक्ट। ऑप्शन डी के बारे में भी देख सकते हैं क्या सर? चलिए तो एक बार पढ़ते हैं क्या कहता है ना। The algebraic sum of moments of any two forces, no, क्या क्या बात हो रहा है यार ये, about any point is equal to the moments of resultant about the same point। ये तो थोड़ा थोड़ा वैगनर्स थ्योरम के जैसा बात कर रहा है ना, हो ही नहीं सकता है। तो ऑप्शन सी विल बी करेक्ट। ओके ना, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा भैया क्वेश्चन नंबर 15। ओके, तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मोमेंट्स, समझ रहे हैं, ये प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स के ऊपर ही बात कर रहे हैं। ओके, नेम हमेशा याद रखना, लॉ ऑफ मोमेंट्स की बात करूं, प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स की बात करूं, है ना, बोथ आर द सेम, राइट। लॉ ऑफ मोमेंट्स, प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट, वेरी क्लियरली। पहले इस क्वेश्चन को बात कर लेते हैं। ये हिमाचल प्रदेश जेईई 2018 में फ्रेम किया हुआ क्वेश्चन है। तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मोमेंट्स, इफ नंबर ऑफ कोप्लेनर फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ पार्टिकल, मतलब बॉडी बात कर सकते हैं, जैसा भी जस्ट बताया, आर इन इक्विलिब्रियम। देखो जस्ट इस स्टेटमेंट के ऊपर ही क्वेश्चन बना हुआ है, राइट। तो ऐसा यदि है तो आपको क्या बताना है, अलजेब्रिक सम ऑफ मूवमेंट्स ऑफ फोर्सेस, उस कोप्लेनर फोर्सेस के मूवमेंट्स का अलजेब्रिक सम क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। यदि ऐसा है तो देखेंगे क्या पूछ रहा है, देयर अलजेब्रिक सम इज 0। अलजेब्रिक सम है ना, बोल रहे हैं यहाँ पे, मतलब ये क्या बोलना चाह रहा है, कोप्लेनर फोर्सेस का अलजेब्रिक सम बोलना चाह रहा है। तो ये तो गलत होगा ना भाई, ये तो गलत होगा। अलजेब्रिक सम किसका होना चाहिए, उन कोप्लेनर फोर्सेस के मूवमेंट्स का अलजेब्रिक सम 0 होना चाहिए, ये कहता है लॉ ऑफ मोमेंट्स, राइट। तो ऑप्शन ए तो भैया फोर्सेस के, कोप्लेनर फोर्सेस के सम को, अलजेब्रिक सम को 0 की बात कर रहा है। नो, इट विल बी रॉन्ग, बी को बात करते हैं। द लाइन ऑफ एक्शन आर एट इक्वल टू, नो बिल्कुल भी नहीं ना, यहां पे आइए। The algebraic sum of their movements about any point in their plane is 0। yes yes, यही तो होगा सर, ऑप्शन सी विल बी करेक्ट, ऑप्शन सी विल बी करेक्ट। ओके फाइन, तो ऑप्शन डी पढ़ लीजिएगा आप, राइट। क्या कह रहा है, मेरे ख्याल से ये वैगनर्स थ्योरम की तरह कुछ बात कर रहा है। देखिए पढ़ लीजिए, देखिए द अलजेब्रिक सम ऑफ देयर मूवमेंट्स अबाउट एनी पॉइंट इज इक्वल टू मूवमेंट्स ऑफ देयर रिजल्टेंट फोर्स अबाउट द सेम पॉइंट, वैगनर थ्योरम है ये। लेकिन आपको बताना है लॉ ऑफ मूवमेंट्स के अकॉर्डिंग, समझ रहे हैं बात को, क्लियर। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, राइट, बिल्कुल सर। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट। तो ये आई थिंक लास्ट क्वेश्चन है, राइट। तो मैं कह सकता हूं क्या, वैरिग्नस थ्योरम, ओके, वैरिग्नस थ्योरम, देखो तो फिर से मैं बात कर रहा हूं यहां पे, ये हो गया भैया क्या, वैरिग्नस थ्योरम, राइट। ये क्या है बताइए, ये वैरिग्नस थ्योरम है, राइट। क्या है, वैरिग्नस थ्योरम। और ये है भैया आपके पास क्या, समझ पा रहे हैं ना, जैसे मैं यहाँ पे नोटेशन दे रहा हूं, समझ पा रहे होंगे आप। ये है भैया आपके पास क्या, प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स, क्लियर है बात। यहां भी अलजेब्रिक सम ऑफ मोमेंट ऑफ कोप्लेनर फोर्स बात हो रहा है, यहां भी अलजेब्रिक सम ऑफ मोमेंट ऑफ कोप्लेनर फोर्स बात हो रहा है, समझ रहे हैं बात को। लेकिन यहाँ पे बात होता है क्या, 0, यहाँ पे 0 की बात नहीं होता। और क्या बात होता है यहाँ पे बताइए, यहाँ पे बात होता है कोप्लेनर फोर्सेस जो है वो इक्विलिब्रियम में है, ऐसा बात होता है, यहाँ पे बात नहीं होता है, राइट। लेकिन मैं क्या कह सकता हूं कि जो वैरिग्नस थ्योरम है वो रिलेटेड होगा, वो क्या होगा, रिलेटेड होगा, किससे, रिलेटेड होगा, किससे, प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट से रिलेटेड होगा। क्यों, क्योंकि यहां पर भी इस तरह से अलजेब्रिक सम ऑफ मोमेंट्स की बात करते हैं, यहां भी कुछ इस तरह से रिलेटेड, बट बोथ आर डिफरेंट क्वेश्चंस आए हुए हैं। वैरिग्नस थ्योरम इज रिलेटेड टू, बताइए, प्रिंसिपल ऑफ इनर्शिया, नो सर, ये तो क्या भी बात कर रहे हैं आप। प्रिंसिपल ऑफ फोर्स, नो बिल्कुल नहीं। प्रिंसिपल ऑफ मोमेंटम, बिल्कुल नहीं। तो ऑप्शन ए विल बी करेक्ट कि वैरिग्नस थ्योरम इज रिलेटेड टू
प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट्स। यस। और ये जो एग्जाम है उत्तराखंड जेईई 2008 में फ्रेम किया हुआ क्वेश्चंस है। तो इस तरह हमारा जो मॉड्यूल 2 है डियर, हमारा जो मॉड्यूल 2 है दैट इज कोप्लेनर कंकरेंट फोर्स सिस्टम पार्ट 1, कोप्लेनर नॉन कंकरेंट फोर्स सिस्टम पार्ट 2। इज दैट क्लियर? सक्सेसफुली फिनिश हो जाता है, राइट? तो मैं बिल्कुल उम्मीद करूंगा कि यदि आप सीक्वेंस से सारे लेक्चर्स मेरा फॉलो किए होंगे, अभी तक जितना भी मैं आपको कंसेप्ट प्रोवाइड किया हूं बहुत बेसिक कंसेप्ट है इंजीनियरिंग मैकेनिक्स सब्जेक्ट का, क्योंकि यहीं से अब जितना बेसिक कंसेप्ट आप बिल्टअप किए हो, इन्हीं बेसिक कंसेप्ट को आप पूरे स्टैटिक में आप पूरा फॉलो करने वाले हो, राइट? यदि अभी तक का आपका कंसेप्चुअली जो फीलिंग है वो गजब हो गया, तो आगे फिर देखिएगा बहुत इंजॉय करोगे। इसीलिए मैं बड़ा आराम से पढ़ाया हूं मैं, राइट? हर एक पॉइंट्स को एकदम डिटेलिंग के साथ, हर एक कंसेप्ट को एकदम डिटेलिंग के साथ कनेक्ट कराते हुए, मैं है ना कोई जल्दबाजी नहीं किया। और वैसे ही मैं नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी मैं आपसे डिस्कस किया हूं, उन क्वेश्चंस में मैं आपको कंसेप्ट को अप्लाई करके दिखाया हूं। मैं आपको समझ रहे हैं बात को? मैं कभी ये नहीं सोचा कि एक टॉपिक के ऊपर 2-3 क्वेश्चंस करा देता हूं बाकी आप बना लीजिएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं किया, राइट? नंबर ऑफ क्वेश्चंस का डिस्कशन किया, नंबर ऑफ क्वेश्चंस का, और उन क्वेश्चंस में मैं आपको अप्रोच कैसे करना है कंसेप्चुअली, उन कंसेप्ट्स को जो मैं आपसे डिस्कस किया हूं उसको अप्लाई कैसे करना है, हर एक बातों को बहुत बेसिक से मैं आपको सिखाया हुआ है। तो चलिए फिर इसी के साथ मैं लेक्चर को एंड करता हूं। क्लियर बात है जी? ओके, और जरूर फीडबैक दिया करें डियर, है ना? आपसे इतना उम्मीद तो बिल्कुल मैं करूंगा। क्लियर है? फीडबैक, और फीडबैक में जो आपको लगे बिल्कुल लिखा करे, एटलीस्ट लिखा करे डियर, है ना? मैं ये नहीं बोल रहा कि अच्छा लिखो, आपको जो लगता है वो लिखो, लेकिन कुछ तो फीडबैक दिया करो, कुछ तो, समझ रहे हैं? लेकिन इतना मैं बिल्कुल बोलूंगा आपको कि आप ना वीडियो लेक्चर को शेयर करिए डियर, शेयर करिए, है ना? नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो कोचिंग अफोर्ड नहीं कर सकते, मैं अगर रिपीट करूं इस बात को, क्लियर है? तो उन तक कंटेंट पहुंचना चाहिए, राइट? सो दैट उनको हेल्प हो सके, समझ रहे हैं? ओके, तो चलिए फिर, थैंक यू सो मच।